हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। ये अपना कंसेप्ट लेक्चर 5 है और ये लास्ट लेक्चर होगा, लास्ट वीडियो होगी अपनी वेटेड एवरेज वाले चैप्टर की। इसके अंदर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे और कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप अपना दिमाग चला पाओ। ठीक है, आपकी थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ पर मैं करवाऊँगा और रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, डो नॉट वरी। और कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ ईजी क्वेश्चंस भी होंगे जो कि प्रैक्टिस के पर्पज से यहाँ पर रखे होंगे कि कुछ टाइप के पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनके एक आधे और क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आपने क्या करना है, अपना पेन, अपनी नोटबुक और अपना दिमाग है, यानी कि अपनी अटेंशन यहीं पर लेकर आ जाओ, तभी यूज़फुल होएगी ये वीडियो देखना। अगर मान लो अभी आपका दिमाग 100% पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो एक बार 2 मिनट के लिए गहरी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो और पूरे ध्यान को लाओ यहाँ पर कि मेरे लिए ये ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है ये पढ़ाई। और तीसरी बात, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बोर भी नहीं होने दूंगा, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा, आपके ऊपर मैं पढ़ाई को बर्डन नहीं बनने दूंगा, तो आपको मज़ा आएगा, आपको इससे बचने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नींद आ रही है तो मुंह धोकर आ जाइए। ठीक है, in an examination, a student scores 4 marks for every correct answer and loses 1 mark for every wrong answer. Wrong answer के लिए 1 मार्क्स खो देगा और करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स ले लेगा। ठीक, स्टूडेंट अटेम्प्टेड ऑल द 200 क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड इन ऑल 200 मार्क्स। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड करेक्टली वाज। तो देखो भाई, दो तरह के क्वेश्चंस हैं, उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। स्टूडेंट अटेम्प्टेड ऑल 200 क्वेश्चंस। तो दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो उसके राइट क्वेश्चंस होंगे और एक उसके रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है? जो राइट क्वेश्चन हैं उनमें उसको एवरेज मार्क्स कितने मिलेंगे, जो राइट क्वेश्चंस की गैंग है उसकी एवरेज मार्क्स उसको कितने मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर हर एक क्वेश्चन में 4 नंबर मिलेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा 4। उसके जो टोटल क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं उसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन राइट होंगे, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन जो उसके मार्क्स है, यानी कि यहाँ पर जो एवरेज है वो 4 है। और जो रॉन्ग क्वेश्चन जिनको मैंने इकट्ठा किया कि सारे रॉन्ग क्वेश्चन इधर आ जाओ, उनकी एवरेज क्या है, हर एक क्वेश्चन ने उसको क्या दिया, -1। तो यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स मिल रहे हैं इस ग्रुप में वो -1। अगर मैं इन सबको मिला दूं कि ओवरऑल उसको पर क्वेश्चन, बात क्या हो रही है, पर क्वेश्चन, ओवरऑल पर क्वेश्चन उसे कितने मार्क्स मिले, 200 क्वेश्चन थे, 200 मार्क्स मिले, तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिला ओवरऑल। ओवरऑल उसको 1 मार्क मिला। तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे, एक ग्रुप की एवरेज 4 है, एक ग्रुप की एवरेज -1 है, उन दोनों को मिला दें तो ओवरऑल एवरेज 1 है। तो एलिगेशन लगा देते हैं भाई साहब, दोनों ग्रुप्स का रेशियो आ जाएगा क्वांटिटी का कि कहाँ पर कितने क्वेश्चन थे, राइट क्वेश्चन कितने हैं, रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं। तो -1 और 1 का डिफरेंस 2। क्लियर है? -1 जो है वो 0 से 1 इधर है, 1 जो है वो 0 से 1 उधर है। ठीक है, 4 और 1 का डिफरेंस 3। तो 2:3 रेशियो में राइट और रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर्ड करेक्टली। तो करेक्टली कितने आंसर किए हैं भाई, टोटल क्वेश्चन 200 थे, तो 2 और 3 5, 5 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है 200, यानी कि 5 का 40 गुना, 2 का 40 गुना 80। तो 80 क्वेश्चन ठीक किए, 120 गलत कर दिए। आप जैसी तैयारी थी उसकी, 80 ठीक किए, 120 खराब कर दिए। तो हम इसको दूसरे वे से भी कर सकते हैं, जैसे जो कुत्ते बिल्ली वाला क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था कि अगर सारे के सारे जानवर बिल्ली हों तो इतनी ब्रेड लग जाएंगी, सारे के सारे जानवर कुत्ते हों तो इतनी ब्रेड लग जाएंगी, ओवरऑल इतनी ब्रेड लगी। तो वैसे भी हम कर सकते हैं, अगर वो सारे के सारे क्वेश्चन राइट कर दे, ठीक कर दे, तो कितने मार्क्स होंगे, कितने क्वेश्चन हैं, 200, हर एक ठीक के मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 4। तो सारे के सारे ठीक करेगा तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 800। सारे के सारे गलत कर दिए तो एक गलत क्वेश्चन का -1, 200 क्वेश्चन के -200। लेकिन एक्चुअल में मिले कितने हैं, उसने ना तो सारे ठीक किए ना सारे गलत किए, एक्चुअल में मिले कितने, एक्चुअल में मिले हैं जी 200 मार्क्स। तो एलिगेशन लगा दो, यहाँ पर गैप 400 है, यहाँ पर गैप भाई 600 है। ठीक है, तो रेशियो इज 2:3, सेम रेशियो आ गया।
200 क्वेश्चन को 2:3 में बांटोगे तो 2 की जगह पर आएगा 80। यही उसने पूछा है, ठीक है। क्लियर है? अपनी तैयारी को स्टेज से आगे बढ़ाओ, ऐसे मत रहो। ये क्वेश्चन बताओ, कोशिश करो, फिर इसके ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन अगला। गोल्ड इज 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर, कॉपर इज 9 टाइम्स हैवियर देन वाटर, इन विच रेशियो गोल्ड एंड कॉपर शुड बी मिक्सड सो दैट द मिक्सचर इज 15 टाइम्स हैवियर देन वाटर। तो यहाँ पर अपने पास एक मेटल है जो वाटर से 19 गुना हैवी है, यहाँ पर एक मेटल है कॉपर जो पानी से 9 गुना हैवी है। इन दोनों को इस तरीके से मिलाना है कि ओवरऑल जो मिक्सचर आए वो पानी से 15 गुना हैवी है। ये तो डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा, ये पानी से 19 गुना हैवी है, ये पानी से 9 गुना हैवी है। इनको किस रेशियो में मिलाऊं कि पानी से 15 गुना हैवी हो? तो दैट्स इट, ठीक है। तो देखें, इन दोनों का गैप एलिगेशन लगेगी 6, इन दोनों का गैप 4, तो आपने इनको 3:2 रेशियो में मिलाना है जी, ठीक है। इस रेशियो में मिलाना है, ऑप्शन डी 3:2। क्लियर है? ये बताओ, ये देखता हूँ लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड कितने बच्चे इसका ठीक जवाब देंगे पहली बार में। टाइम भले ही कितना ही लग जाए, मैटर करता है कि ठीक कौन जवाब देगा। लिक्विड पी इज, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि गोल्ड जो है पानी के कंपैरिजन में कितना हैवी है। यहां पर किससे कंपेयर किया था? पानी से। यहां पर दूध से तो कंपेयर नहीं कर दिया था, तो सेम चीज से कंपेयर करके वेट लिखेंगे। पानी से 19 गुना हैवी, पानी से ये वाली चीज 9 गुना हैवी, पानी से ओवरऑल मिक्सर 15 गुना हैवी। तो लिक्विड पी इज 1/3/7 टाइम्स एज हैवी एज वाटर, यानी कि 10/7 गुना हैवी है। लिक्विड पी इज 10/7 गुना हैवी एज वाटर, वाटर इज दिस मच टाइम्स एज हैवी एज अनदर लिक्विड क्यू। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पानी है ना, पानी क्यू के कंपैरिजन में कितने गुना हैवी है? 7/5 गुना। लेकिन यहाँ पर मुझे लिखना क्या है कि P जो है वो पानी के गुना में इतना हैवी है, Q जो है वो पानी के गुना में इतना हैवी है। तो Q पानी के कंपैरिजन में कितना हैवी है? 7/5 को इधर भेजो, पानी के वेट का 5/7 गुना हैवी है Q। यहाँ पर इन्होंने पानी बता दिया कि पानी Q के कंपैरिजन में कितना हैवी है। हमें ये थोड़ी लिखना है, हमें लिखना है P पानी के कंपैरिजन में कितने गुना हैवी है, Q पानी के कंपैरिजन में कितने गुना हैवी है। तो Q का वेट पानी के कंपैरिजन में 5/7 है, ठीक है जी। इन दोनों को किस रेशियो में मिलाएं कि the amount of liquid P that must be added to 6 liter of liquid Q so that the mixture may weigh as much as water, ताकि जो मिक्सर आए वो पानी के जितना ही भारी हो। तो पानी के कंपैरिजन में कितना गुना भारी हो? 1 गुना भारी हो भाई, 1 गुना भारी हो पानी के कंपैरिजन, पानी के जितना ही भारी हो। तो तीनों को 7 गुना कर दूं ताकि नीचे वाला 7 चला जाए। तो तीनों को मैं 7 गुना कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। 5 और 7 में 2 का फर्क, 10 और 7 में 3 का फर्क। तो 2:3 रेशियो में मिलाना पड़ेगा। और यहाँ पर इसने क्या बता रखा है? इसने बता रखा है कि भाई मैं कितना पी मिलाऊं 6 लीटर क्यू में। अगर 3 की जगह 6 लीटर है तो 2 की जगह 4 लीटर होगा, यही है ना जी? 4 लीटर इसका आंसर, ठीक है। क्लियर है? मुश्किल नहीं था अगर लास्ट वाला क्वेश्चन समझा तो। ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ और ये TCS द्वारा पूछे गए एक एग्जाम का क्वेश्चन है, एक्चुअल ओरिजिनल क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप करोगे। केवल बोट 5 टेबल्स एंड 13 चेयर्स फॉर दिस मच रुपीज़। तो केवल ने 2 जगह पर रुपए लगाए, एक तो उसके रुपए फंसे पड़े हैं 5 टेबल में और एक उसके रुपए फंसे पड़े हैं 13 चेयर्स में। कुछ हिस्सा यहाँ पर लगा दिया, कुछ हिस्सा यहाँ पर लगा दिया, टोटल ये है, ठीक है। यहाँ पर जो हिस्सा लगाया, ही सोल्ड द टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। यहाँ पर जो मनी लगाया उस पर उसको 15% फायदा हुआ। एंड द चेयर्स, यहाँ पर जो रुपया लगाया यहाँ पर उसको 10% का नुकसान हुआ, ठीक है। बहुत बढ़िया। इन हिज प्रॉफिट इन द एंटायर ट्रांजैक्शन, अच्छा, इफ हिज प्रॉफिट इन द एंटायर ट्रांजैक्शन इज दिस, अगर उसका एंटायर ट्रांजैक्शन में ये प्रॉफिट है, देखो यहाँ पर जो रुपए हैं उन पे इतना फायदा, यहाँ पर जो रुपए हैं उन पर इतना नुकसान, ओवरऑल इतना फायदा। अगर मैं इसको परसेंटेज में निकाल दूँ तो बात बन जाएगी, डेफिनेटली बनी पड़ी है। मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो रुपए लगे और यहाँ पर जो रुपए लगे
उनका क्या रेशियो है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो रुपए लगे उनका क्या रेशियो है। तरीका नंबर 1 कि जो 5 टेबल हैं उनके ऊपर उसको फ़ायदा हुआ है 15%, जो 13 चेयर हैं उनके ऊपर उसको उसको लॉस हुआ है 10%। तो यहाँ पर मुझे परसेंटेज में लिखना है, तो परसेंटेज यानी कि जो भी उसने रुपए लगाए थे उसका कितना परसेंट, तो टोटल उसको फ़ायदा हुआ है 378 का। ठीक है जी। इसका 1% कितना है, इसका 1% है 142.2, मैंने पॉइंट हटा के 0 लिख दी। इतने परसेंट फ़ायदा हुआ है, मैंने 1% से डिवाइड कर दिया, इतने परसेंट फ़ायदा हुआ है, तो इसको यहाँ पर बीच में लिखोगे और ऐसे डिफरेंस लिख लोगे। अगर आपको ये वैल्यू गंदी सी लग रही है तो हम दूसरे तरीके से करेंगे, कुत्ते बिल्ली वाला जो मेथड था फिर उससे करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। फिर एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर पूरी ट्रांजैक्शन पर 15% का प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट कितना होता, इसका 15% निकाल कर यहाँ पर लिख दो। अगर पूरी ट्रांजैक्शन पर 10% उससे लॉस होता, उससे करें, उससे कर लेते हैं, वो भी एक अच्छा मेथड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने परसेंटेज में लिख दी चीज़ें, ये भी परसेंटेज में लिख दी। मैं इसको परसेंटेज में बदलने के बजाय ये रुपए में है, मैं इनको रुपए में क्यों ना बदल दूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर एक तीसरा मेथड भी बताऊंगा जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं। देखो, अगर पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन पर 15% फ़ायदा होता, क्योंकि ये जो 5 टेबल हैं इनके ऊपर 15% फ़ायदा हुआ, यहाँ पर हमने 15% प्रॉफिट लिखा, यहाँ पर 10% लॉस लिखा, यहाँ पर ओवरऑल फ़ायदा या नुकसान लिखा कि पूरी ट्रांजैक्शन पर इतने रुपए का फ़ायदा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बजाय इनको हम एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। तो इसका 10% कितना है भाई, इसका 10% है 1422। मैं किस चीज़ में, यहाँ पर कितने का लॉस हुआ 10% का, तो यहाँ पर तो मैंने -1422 लिख दिया, 10% का लॉस। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ 15% में, तो इसका मैं ये 10% है, 5% और निकाल लूँ इसका आधा, तो वो हो जाएगा 711। तो टोटल कितना हो जाएगा 2133। इतने का फ़ायदा होएगा अगर पूरी ट्रांजैक्शन पर मैं 15% का फ़ायदा कर दूँ। पूरी पर लॉस कर दूँ तो इतने का लॉस होएगा। लेकिन ओवरऑल हुआ क्या है, ओवरऑल हुआ है भाई साहब 378 का फ़ायदा, ये फ़ायदा है। तो एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आएगा इनके सम के बराबर। तो 1400 और 1300 1700 1800, तो 1800 का डिफरेंस इन दोनों में कितने डिफरेंस होएगा भाई, 13 में से 8 गए 5, देन 12 में 7 गए 5, देन 20 में 3 गए 17। ठीक है, तो इस रेशियो में 5 टेबल के ऊपर अगर ये रुपए लगे हैं तो 13 चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो इतना है, 5 टेबल का इतना है। तो ये हम रेशियो निकालेंगे, यहाँ से हमें पता चल जाएगा 5 टेबल के ऊपर कितने लगाए, 13 चेयर के ऊपर कितने लगाए, फिर बता देंगे। एक टेबल का एक चेयर का कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा। ठीक है जी, देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। ये मैंने ठीक किया ना, एक बार देख लूँ, ये ना बाद में गड़बड़ हो। 13 में 8 गए 5, 12 में 7 गए 5, ये में देंगे 17, बहुत ही बढ़िया। तो ये 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, 18 हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, काट लेंगे, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 9 ने में 81, 9 पंजे 45, 5 चौके 20, 5 दिए 15, 5 ने 45। ठीक है, अब नहीं हो रहा, 40 आ गया और 39 आ गया, 40 एंड 39। क्लियर है, ये भी एक ईजी वे है। हमें कैलकुलेशन में कोई भयंकर चीज़ का सामना करना पड़ा, अभी तक नहीं करना पड़ा है। ठीक है, तो अगर ये टोटल रुपए थे तो इसमें से 40 आउट ऑफ ये टोटल मनी कितना है, टोटल मनी इज 79। तो क्यों ना मैं उसको 79 से डिवाइड कर दूं, ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी हमारे लिए। 79 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 79 से अगर मैं डिवाइड करूँगा 2 पर नहीं जाएगा, 1 पर जाएगा। 12 में से 9 गए 3, 13 में 7 गए 6, 2, अब ये जाएगा 7 निम्मे, तो 8 पर जाएगा। देखो मैंने 7 से देखा, 7 निम्मे 63, तो निम्मे पर तो कैसे जा सकता है, 9 निम्मे 81 भी है, बड़ा ही आएगा। तो 8, 8 निम्मे 72। अब आप देख सकते हो 8 7 56 और 7। ठीक है, 8 पर गया, तो ये जा रहा है 180 पर। 79 का 180 गुना है, तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि भाई साहब एक्चुअल वैल्यू क्या है, 40 × 180। मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करना चाह रहा हूँ, इसलिए यहीं पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगी 39 × 180 एक्चुअल वैल्यू। ये जो कॉस्ट है ये कितने की है, ये 5 टेबल की कॉस्ट है, और ये हमसे पूछ रहा है 2 टेबल की, 2 टेबल की कॉस्ट और 3 चेयर की कॉस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है। ओके,
तो ये 5 टेबल की है, तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो 5 8 40, ओके। तो 8 दूनी 16, 16 8 128, 12 16 और 12 28। ये 2 टेबल की मैंने कॉस्ट लिख दी है, 2 की लिखनी थी, ओके जी। 13 चेयर की ये कॉस्ट है, तो मैंने इसको डिवाइड किया 13 से। ये 1 चेयर की कॉस्ट है और ये पूछ रहा है 3 चेयर की, तो ये लो जी 3 की बता देंगे, 13 3 39। अच्छा, एक और तरीके से कर सकते थे यार। 180 जो है 8 दूनी 16, यहाँ पर 16 बार आया है, यहाँ पर 180 9 बार आया है, तो गैप कितने का, 180 7 बार आए, 1260, 18 7 126। ऐसे भी कर सकते थे। 180 कॉमन है ना दोनों जगह। 180 3 3 9 9 बार आया, 180 16 बार आया, 16 और 9 में 7 का फर्क है, तो फर्क क्या होगा, 180 7 बार जो भी बनेगा उतना फर्क होगा, 180 इंटू 7, 18 7 126। पहाड़े याद होने चाहिए। आंसर इज ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़े। कैसी कन्वेंशनल वे से करना तो आप कर ही सकते हो, ये एक एक्चुअल क्वेश्चन है अपने एग्जाम में आया हुआ, ये करो एक बार। मज़ेदार क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन सीखने को आपको मिल सकती है। There are 3 groups of persons, male, female and children. There are 20 male and the number of female and children taken together is 4 more than that of male. इसने बताया 3 ग्रुप हैं, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन। जो मेल हैं वो 20 हैं और जो फीमेल और चिल्ड्रन टेकन टुगेदर, इन दोनों को इकट्ठे बताएं तो मेल से 4 ज़्यादा हैं, यानी कि 24 है। फीमेल कितनी है, चिल्ड्रन कितने हैं, अलग अलग उसने बताया नहीं। ओके जी। द एवरेज वेट ऑफ मेल्स इज 54 kg, मेल्स का एवरेज वेट, तो ये नंबर किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ मेंबर्स ग्रुप में, और ये एवरेज को डिनोट करता है। ठीक है, ओके। मेल की एवरेज 54, फीमेल्स की एवरेज 49, चिल्ड्रन की एवरेज 30। इफ द एवरेज ऑफ द होल ग्रुप इज दिस, तो इसको बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं हम, दिस इंटू दिस, एक्स इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है, पूरे ग्रुप की एवरेज जो है दैट इज 48.25। एक तो बिल्कुल ही बेसिक तरीके से, आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो नंबर है इसको मैं काट सकता हूँ 5 से, 5 नहीं 4 से, 4 5 20, 4 6 24। तो जो चिल्ड्रन हैं इनको मैं मान लूँ कि x है, तो फीमेल कितने हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे 6 माइनस एक्स, टोटल 6 है। ये x है तो ये 6 माइनस एक्स है। अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाए तो मुझे ओवरऑल पता लग ही जाएगा कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक वे से। तो टोटल बंदे कितने हुए, मेल कितने हैं 5, फीमेल और चिल्ड्रन मिलाकर कितने हुए 6, तो 6 और 5 11, 11 बंदों की एवरेज ये है, तो 11 बंदों का सम क्या हो जाएगा, 11 बंदों की अगर ये एवरेज है तो 48.25 इंटू 11। ओके ओके जी। मेल का सम कितना होगा, 54 इंटू 5 यानी कि 270, प्लस 49 इंटू 6 माइनस एक्स, 30 इंटू एक्स, 30x। यहाँ पर x की वैल्यू निकालने से आपको कोई रोक सकता है, रोक सकता है आपका दिमाग, अगर आप सिली मिस्टेक करते तो ऐसे क्वेश्चन में हो जाती है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही आप x की वैल्यू निकालेंगे, मान लो x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर हमें पता लग जाएगा, क्योंकि हमने काटा पीटी किससे की थी, 4 5 20, 4 6 24, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16। कि भी एक्चुअल में कितने लड़के हैं, कितनी और मतलब कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं, उनका डिफरेंस उसने पूछा है, वो हम बता सकते हैं। तो ये तरीका मैं नहीं बताऊंगा फिलहाल। क्लियर है, इस तरीके में 1% भी कोई भी खराबी नहीं है, मज़ेदार तरीका है। ओके जी। ओके, तो अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है क्या है, उसने बताया कि सबकी एवरेज 48.25 है। मैं आपको किसी दूसरे तरीके से इस सिचुएशन को दिखाना चाह रहा हूँ, तो उस तरीके से कैसे करें। सबसे पहले ये वाला तो हमने कर लिया, 11 वाला, ठीक है। ओके, तो उस तरीके से कर लें। ये 5 6 वेटेड एवरेज लगा के कर लूँ मैं, 5 इंटू दिस, 6 इंटू समथिंग। ठीक है, 2 तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो। ये मैंने एक ग्रुप मान लिया कि एक ग्रुप है, इसके अंदर मेल है, यहाँ पर टोटल बंदे कितने हैं 5। ये एक ग्रुप है, इसके अंदर चाहे कुछ भी हो,
फीमेल है, चिल्ड्रन है, जो भी है, अपने पास 2 ग्रुप हैं। इस ग्रुप में 5 बंदे हैं, इस ग्रुप में ओवरऑल 6 बंदे हैं। ओके जी, ओवरऑल इन दोनों ग्रुप को मिलाते हैं। आप बोलोगे सर 3 ग्रुप को मिलाने पर नहीं, मैंने फीमेल और चिल्ड्रन को एक बोरे में बंद कर दिया। ये एक बोरा है, इसके अंदर 6 बंदे हैं, सारे मेल को एक बोरे में बंद कर दिया, इस बोरे के अंदर 5 बंदे हैं। इन दोनों बोरों को मैंने मिलाया तो एवरेज कितनी निकली, एवरेज इतनी निकली। इस बोरे की एवरेज पता है, ओवरऑल एवरेज पता है, इस बोरे की एवरेज निकालनी है। निकाल सकते हो कि नहीं? तो फीमेल और चिल्ड्रन को मिलाकर, अगर आपको फीमेल और चिल्ड्रन को मिलाकर एवरेज, फॉर एग्जांपल मान लो आपको मिल जाती है जी 48, तो फिर आप ऐसे 18, ऐसे 1 फीमेल और चिल्ड्रन का रेशियो निकाल पाओगे? जी हाँ सर निकाल पाएंगे। तो बस इनकी एवरेज निकालनी है भाई, मेरे भाई इस गैंग की एवरेज निकालनी है। निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? मैं यहाँ पर आपके दिमाग को थोड़ा चलाना चाहूँगा कि आप किसी भी वे में चले जाओगे तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। टाइम लेकर सोल्व करवाऊंगा, ठीक है? एक तरीका मैं बता चुका हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, इसका और इसका मुझे रेशियो पता है कि 5:6 है इस ग्रुप का। तो मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ पर भी आप वेटेड एवरेज लगा सकते हो वहाँ पर आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, जहाँ पर आप एलिगेशन लगा सकते हो वहाँ पर आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें लगा कर दिखाऊंगा इसके अंदर। पहले तो मैं वेटेड एवरेज लगा कर दिखा दूँ। हमने इस गैंग की एवरेज निकालनी है ना, तो इस गैंग की एवरेज आप कैसे निकाल सकते हो? 5 बंदों की एवरेज है 54, तो 5 × 54 वो हो जाएगा 270, प्लस 6 बंदों की एवरेज मुझे पता नहीं, मैंने मान ली x, वो है 6x। 6 और 5 11 बंदों की एवरेज कितनी हो जाएगी? 11 × दिस। आपको x निकालने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, आप इजीली x निकाल लोगे। आपको फीमेल और चिल्ड्रन की एवरेज मिल गई। x मैंने क्या मानी है? इस पूरी गैंग की एवरेज। फिर आप ऐसे लगा लोगे एलिगेशन, आपको इन दोनों का रेशियो मिल जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एक आधे बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी टिपिकल हो रही है, सर कैलकुलेशन को कैसे करें? तो ये मैं करके दिखा देता हूँ, टेंशन मत लो। तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 5, 7, 10, 8 तो 10, 0, 1 बच गया, 8 4 12 और 1 13, 4 और 1 5। इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। मैंने मल्टीप्लीकेशन बाई 11 यूज़ किया है, जो मैंने आपको बताया है कैलकुलेशन की क्लास में, ठीक है? इसमें से मैं 270 को घटा दूंगा, तो ये लो जी 270 को घटा दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? 13 में 7 गए, 6 4 में 260.75। तो ये 6x की वैल्यू बची है। अगर ये 6x की वैल्यू बची है तो इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूँ? जी हाँ सर, 6 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। तो इसको जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपने कैसे करना है? देखो ऊपर वाला 3 से कट रहा है कि नहीं? 7 और 5 12, ये तो कट जाएगा। 6 और 2 8, ये नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा नहीं। तो 6 से जब आप इसको करोगे, डिनोमिनेटर में 3 है, ऐसा डेसिमल आएगा जो कभी एंड ही नहीं होएगा और हमारी कैलकुलेशन को मुश्किल कर देगा। तो इसको कैसे सोल्व करें सर? तो आप क्या करो, 260.75 इसको आप ऐसे देख सकते हो, दूसरी सीट पे ले लूँ 260.75, 260.75 डिवाइडेड बाई 6, इसको मैं मन ही मन में ऐसे देख सकता हूँ 260 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाई 6। अब बोलोगे हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मन इतना बड़ा तो है ही, ठीक है? इसको हम ऐसे देख सकते हैं। तो मैं इसको अलग से डिवाइड करूंगा, इसको अलग से डिवाइड करूंगा। मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ ना 260 को, बताओ क्या आएगा? 6 चौके 24, 2 बच गया 0, 6 3 18, 2/6 यानी कि 1/3। 2/6 को मैंने क्या लिख दिया? 1/3। अब ये है ना, ये 0.75, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3/4। इसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब है 1/8। 43 1/3 का मतलब ये तो आपको पता ही होएगा ना, 43 प्लस 1/3 है, ठीक है? वही मैंने लिखा है यहाँ पर। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों को जोड़ लो, 8 एकम 8, 3 एकम 3, 8 और 3 11/24। ये देखो कितना फास्ट आ गया। क्लियर है? 43 11/24। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई है। x क्या था? इन दोनों की एवरेज, और वो है 43 11/24। अब आप यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हो भाई। तो इन दोनों का गैप कितना होगा? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 24 से इसको मल्टीप्लाई करूं, फिर 11 जोड़ूं, फिर बटे में 24 लिखूं और फिर सबको 24 गुणा करूं, उतनी फुर्सत है आपके पास एग्जाम में? क्या वो इजी रास्ता पड़ेगा? नहीं। तो अब क्या करेंगे? अब हम डायरेक्टली इनका डिफरेंस देख लेंगे। डायरेक्टली डिफरेंस देख लेंगे यार। 30 से कितना ज़्यादा है? ये ज़्यादा है 13 11/24।
30 से 13 ज़्यादा है 43। अब 49 में से इसको घटाऊंगा तो 43 को मत घटाना, 44 को घटाना, एक बड़ा घटाना होता है जब भी चीज़ें डेसिमल में हो, 43 पॉइंट समथिंग हो। तो 49 माइनस 44 5, और इसको एक में से घटाओ तो एक में से घटाओगे 1 माइनस 11/24, तो 24 में से 11 गए, 13/24 बचेगा। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ये रेशियो आएगा इसका और इसका। अब मेरे को सोल्व करना पड़ेगा, देखो ऐसे गुणा करके, एटलीस्ट तब काफ़ी बड़ा था, फिर मैं 24 से मल्टीप्लाई करता। तो 24 इंटू 13, 24 थी 72, 7 24 और 7 31, 11, ये क्या हो जाएगा 323/24 रेशियो 24 5 120। अगर आपको ये फील हो रहा है कि सर ये तो काफ़ी कैलकुलेटिव है, तो ये क्वेश्चन वाकई में कैलकुलेटिव है, मतलब ये चीज़ कैलकुलेटिव है। अगर मान लो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, और आप ऐसे करके ए और बी की एक्चुअल दूरी है 2 किलोमीटर, और आप क्या कर रहे हो, आप 10 किलोमीटर का रास्ता ले रहे हो ये, तो एक 2 किलोमीटर का रास्ता एग्जिस्ट करता है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई 10 किलोमीटर का रास्ता मत ले, देख तू 2 किलोमीटर का रास्ता है, तो आप क्या बोलोगे, शॉर्टकट बता दिया सर आपने, ठीक है। लेकिन ए और बी एक्चुअल दूरी ही 10 किलोमीटर है, और आप 12 किलोमीटर का रास्ता ले रहे हो, सपोज यहाँ पर है, यहाँ पर भी 12 किलोमीटर का मान लेते हैं रास्ता, आप यहाँ पर 12 किलोमीटर का रास्ता ले रहे हो, तो मैंने आपको बोला कि देख भाई 2 किलोमीटर का रास्ता है, तू 12 किलोमीटर का क्यों ले रहा है, तो आपने बोला बहुत बढ़िया सर, आप बहुत ही अच्छे हो, ठीक है, मुझे पता है मैं, देखो यहाँ पर फोकस करो। तो एक दूसरी है ए और बी, उनके बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप 12 किलोमीटर का रास्ता ले रहे हो, तो अब आप यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर भी 2 किलोमीटर का रास्ता बताओ ना, नहीं मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इनके बीच में जो मिनिमम रास्ता है वो 10 किलोमीटर का है। तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कैलकुलेटिव नहीं है, तो उनको मैं मिनिमम टाइम में सोल्व करवाऊंगा, उनका मिनिमम टाइम 30 सेकेंड है, 20 सेकेंड है, मैं वो बेस्ट टाइम बताऊंगा। कई क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो क्वेश्चन ही 2 मिनट के हैं, वो एक्चुअल में 2 मिनट टाइम वहां पर लगना चाहिए, जब तक आप उसको रट कर ना बैठे हों, हैं आपने पहले उसको 20 बार ना कर लिया हो, फिर जब आप पहली बार करोगे तो वो एक्चुअल में क्वेश्चन 2 मिनट का टाइम लेने के वर्थ का है। तो मैं वहां पर वही जो बेस्ट मेथड है मैं वही बताऊंगा। कभी कभी बेस्ट मेथड 10 सेकंड का होगा, कभी कभी 2 मिनट का भी हो सकता है, इसके बीच में रेंज करेगा, ठीक है। तो कई क्वेश्चन एक्चुअल में कैलकुलेटिव हैं, तो ये मत सोचना मैं उसको कैसे छोटी कैलकुलेशन से करूं, नहीं कर सकते। ए और बी के बीच में स्ट्रेट लाइन 10 किलोमीटर है, तो जब तक धरती को ऐसे पिचका नहीं दोगे तब तक नहीं बनेगी बात, तो वो हम कर नहीं पाएंगे, समझ गए ना। तो एक्चुअल में कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो दिल छोटा मत करना, मैं ये कहना चाह रहा हूं। कई बार एक्चुअल कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, तो भाई ये किससे कट रहा है, 19 और 7 से कट रहा है, क्या ये 7 से कट रहा है, 7 के 28 नहीं कट रहा, तो पक्का 19 से कट रहा होगा। देखो 19 से कम 19, अगर सर 19 से भी ना कट रहा हो तो एग्जामिनर के घर जाएंगे, ऐसी बुरी तरह पिटाई करेंगे कि 19 से कट नहीं रहा और तूने सम 24 बता रखा है, ठीक है। 19 से कम 19 कितना बचेगा, 13, 19 7 133, 19 7 133, 17:7 रेशियो है किस चीज़ का, नंबर ऑफ फीमेल और नंबर ऑफ चिल्ड्रन का, और इन दोनों का सम है 24। 24 को 17:7 रेशियो में तोड़ूं, 17 + 7 24, रेशियो में जो वैल्यू 24 है एक्चुअल में भी 24 है, यानी कि यही एक्चुअल वैल्यू है। फीमेल 17 हैं, बच्चे 7 हैं, इन दोनों का डिफरेंस भाई साहब 10 है, आंसर विल बी ऑप्शन, ठीक। तो सबसे पहले मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताया, x मानो, 6 - x मानो, x की वैल्यू मिलेगी, कर दो, कोई दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, कुछ 1% भी दिमाग नहीं लगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, इन दोनों को अलग अलग ग्रुप मान लो, ठीक है। तो 2 ग्रुप हो गए, आप इस ग्रुप को निकाल सकते हो, मैंने वेटेड एवरेज लगाकर बताया, और मैंने साथ के साथ ये भी बताया था कि मैं एलिगेशन लगाकर भी बताऊंगा इसी चीज़ को, यहाँ पर वेटेड एवरेज लग रहा है तो एलिगेशन भी लग सकता है, तो वो ही बता देता हूँ, ठीक है। क्लियर है, देखो अब ध्यान से, तो ओवरऑल जो एवरेज है वो है भाई 48.25, तो यहाँ पर जो ग्रुप है उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है 5, इसको 6। तो हमें पता है जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो ऐसे ऐसे यहाँ पर जो भी रेशियो आता है वो क्वांटिटी का रेशियो आता है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये 5 जो है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ के डिफरेंस को, यहाँ पर कोई वैल्यू है जो इन दोनों की एवरेज है, वही निकाल रहे हैं ना, इस ग्रुप की एवरेज क्या है, ठीक है। यहाँ पर कोई वैल्यू है, उसके और इसके गैप को रिप्रेजेंट करता है 5, और इन दोनों के गैप को रिप्रेजेंट करता है
तो आपको ये देखना है कि अगर 6 यूनिट की ये वैल्यू है, इनका गैप तो आपको पता है ना, अगर 6 यूनिट की वैल्यू ये है तो 5 यूनिट की ये वैल्यू होगी। और हाँ, इससे अगर ये बड़ा है तो इससे ये छोटा होएगा, एक बड़ा होएगा एक छोटा होएगा। जो ओवरऑल मिलाकर जो एवरेज होएगी वो तो आपको पता है ना, कि मान लो एक ग्रुप है जिसकी एवरेज 10 है, दूसरे ग्रुप की एवरेज 20 है, तो ओवरऑल एवरेज 10 और 20 के बीच में घूमेगी। वो जो ओवरऑल एवरेज आएगी वो 20 से छोटी होगी, 10 से बड़ी होगी, है ना। ये हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसका और इसका गैप हमें पता है, इसका और इसका गैप कितना है भाई साहब, 48 की जगह मैं 49 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 54 माइनस 49 5.25, इनका गैप है 5.25 जो कि 6 यूनिट की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी है, मुझे 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए ये, इससे ये बड़ा है, इससे इतना छोटा ये है, ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई। अब 6 यूनिट की वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है ये 6 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस 5 यूनिट को। 6 यूनिट की वैल्यू मुझे मिल गई तो मैंने 6 से डिवाइड किया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, मुझे चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू है, इसमें और इसमें गैप 5 यूनिट का है। अब ये बड़ा है तो ये छोटा होएगा, तो इसमें से मैं घटाऊंगा, क्योंकि 10 में और एक नंबर में 5 यूनिट का गैप है, तो वो 15 भी हो सकता है और वो 5 भी हो सकता है। तो आप इसमें 5 जोड़ोगे या 5 घटाओगे, वो हमें ऐसे पता चलेगा, ये बड़ा है तो ये छोटा निकलेगा। ठीक है जी, ओके भाई। तो अब ये करें कैलकुलेट, ये भी होएगा नहीं है ना, मतलब 10 से कटेगा नहीं। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से ये, सॉरी 10 से नहीं, 6 से कट नहीं रहा ना, 12, 3 से कट रहा है, कट रहा है, सिर्फ नीचे 2 बच जाएगा, 5 बड़ा 10, चलो ठीक है फिर करते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, अब ऊपर नीचे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या होएगा नीचे ये, लेकिन ये मज़ेदार आया नहीं है ना, दिस इज़ नॉट मज़ेदार। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन से ही कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। सर ऐसे एग्जाम में टाइम लग जाएगा, ऐसे करें तो कई बार एक्चुअल में टाइम लगता है एग्जाम में, ठीक है, प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो इसको मैं 5 गुना करूँगा, तो 5 इंटू 5 क्या होएगा 25, और 5 इंटू 25 क्या होएगा 25 5 125, तो 1.25, तो 25 और 1.25 26.25 डिवाइडेड बाई 6। अब उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले किया था। 26 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, 6 चौके 24, बच गया 2, 2/6, इसको मैं अलग से करूँगा, इसको अलग से, तो 4 + 1/3 प्लस ये 1/4 है 1, रुको मैंने इसमें से इसे घटाया तो मैंने 25 ही रख दिया, एक तो मैंने यहीं पर गलती कर दी 75, और तभी ये कट रहा होगा। हाँ ये कट तो नहीं रहा, मैं सोचा यार पहले तो ये कट नहीं रहा था 3 से, 6 से हमें वैसे करना पड़ा, अब कैसे कटा, ठीक है, सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, तो 5 से अब अगर मैं इसको गुणा करूँ तो 5 से गुणा करना मुश्किल हो गया, डायरेक्टली करते हैं, 5 बाजू 25, 2 5 7 35 और 2 37, 3 5 बाजू 25 और 3 28, 28.75 डिवाइडेड बाई 6, 6 से इसको डिवाइड करूँगा, 6 चौके 24, 4/6 बचेगा यानी कि 2/3 प्लस ये 0.75 यानी कि 3/4 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ 1/8, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 6 चौके 24, 4/6, ठीक है, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 16 और 3 19/24, तो 4 19/24 इसके अंदर से ये घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यार ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, यानी कि इस वे से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम एलिगेशन वाले वे से करेंगे। अब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। बाकी कंसेप्ट आप समझ गए कि हम एलिगेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फाइनली हमें रेशियो पता है तो वहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इस ऑप्शन बी, इस वे से हम नहीं करेंगे। मेरा पॉइंट ये था कि आपको जस्ट ये दिखाना कि एक और वे है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। मैं पानी पी लूँ, ये क्वेश्चन करो। If x liter solution of alcohol and water, in x liter solution of alcohol and water, the ratio of alcohol and water is 5:7. Alcohol
और वाटर का रेशियो 5:7 है। x लीटर सॉल्यूशन है। अगर 5 लीटर एल्कोहल ऐड कर दी, 11 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम्स 40%। जिस कंसेप्ट से मैं इसको करूँगा वो हम पहले रेशियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए लिया है कि आपको वो मैं रिमाइंड करा सकूँ। आपको ध्यान आया? दो चीज़ों का रेशियो 5:7 है और इस वैल्यू के अंदर कुछ चेंज किया, इस वैल्यू के अंदर कुछ चेंज किया। बाद में एल्कोहल कितना हो गया? एल्कोहल हो गया 40%, तो पानी कितना होगा? 60%। 40-60 यानी कि रेशियो 2:3 हो गया। कब? जब एल्कोहल के अंदर मैंने 5 लीटर ऐड किया, पानी के अंदर 11 लीटर ऐड किया। दिस इज इनिशियल रेशियो, दिस इज फाइनल रेशियो। ये वो चेंज है जिस चेंज के कारण ये रेशियो इस रेशियो में हो गया। ऐसे क्वेश्चन हमने रेशियो में किए हैं भाई। ठीक, क्लियर? अब अगर मान लो आपको ये ध्यान में ना आया हो, क्वेश्चन देख के आ गया हो तो बहुत बढ़िया। अगर आपको ध्यान में ना आया हो तो कई बच्चे ऐसे डिप्रेस हो जाएंगे, भाई मैंने तो किया था, मेरे तो ध्यान में नहीं आया, अब मैं क्या करूँ, मैं तो मैथ को बोल रहा हूँ। भाई ये नॉर्मल सी बात है, ऐसा होता है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो 3 5 15, 2 7 14, 15 और 14 में 1 का फ़र्क है। जो ऊपर वाले रेशियोज हैं वहाँ पर 1 यूनिट को क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी आएगा। 11 दूनी 22, 5 3 15, 22 और 15 में 7 का फ़र्क है, 7। ठीक है, ऊपर वाले रेशियो में 1 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में 7 लीटर के बराबर है, बिकॉज यहाँ पर ये 5 लीटर और 11 लीटर है, यहाँ से मुझे यूनिट मिली है लीटर। ठीक है, तो उसने बोला था कि पहले x लीटर का सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन कितना है? 7 और 5 12 यूनिट का। 1 की वैल्यू 7, 12 की वैल्यू 12 7 84 लीटर। ठीक है, क्लियर है भाई? ये बताओ, मज़ेदार क्वेश्चन है। एन अलॉय ऑफ मैंगनीज, टीन एंड ब्रॉन्ज कंटेन्स 90% ब्रॉन्ज। एक अलॉय है, उसके अंदर मैंगनीज है, टीन है, ब्रॉन्ज है। इसके अंदर 90% ब्रॉन्ज है, ये मैं परसेंटेज में लिख रहा हूँ। ठीक, 7% मैंगनीज है, ये ना, हाँ जी, और 3% टीन है। ओके, इस सेकंड अलॉय ऑफ ब्रॉन्ज एंड टीन इज मेल्टेड विद द फर्स्ट। एक सेकंड अलॉय है, ये फर्स्ट अलॉय है, इसको एक सेकंड अलॉय के साथ मेल्ट किया गया। ठीक है, तो सेकंड अलॉय को भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये सेकंड अलॉय ऑफ ब्रॉन्ज एंड टीन, इसके अंदर ब्रॉन्ज है और टीन है। ठीक है, मेल्टेड विद द फर्स्ट एंड द मिक्सर, इन दोनों को मिलाकर फाइनली जो मिक्सर मिला उसको हम यहाँ पर बीच में लिखते हैं ना, ये पहला मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है, इनको मिक्स करके फाइनल मटेरियल मिला और हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ऐसा ही होता है। ठीक, तो फाइनली जो अलॉय मिली उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? मैंगनीज भी होगा, टीन भी होगा, ब्रॉन्ज भी होगा, सब कुछ होएगा। कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर तो मैंगनीज नहीं है, तो यहाँ पर तो है, ये वाला कहाँ जाएगा बेचारा? है वहाँ से बस मैंगनीज के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं मिला, ये रहेगा तो होगा ना। ठीक है, तो फाइनली 85% ब्रॉन्ज हुआ, 5% मैंगनीज हुआ और 10% टीन हो गया। तो यहाँ पर अब कई बच्चों को ये डाउट होता है, ये कम कैसे हो गया मैंगनीज 7? भाई ये इस अलॉय का 7% था, ओवरऑल इस अलॉय का 5% है। ठीक है, यहाँ से हमें इसका और इसका रेशियो मिल सकता है ना। वाओ, देखो मैंगनीज यहाँ पर था, मैंगनीज यहाँ पर नहीं था, मैंगनीज यहाँ पर है, वही मैंगनीज यहाँ पर है। तो ये जो फर्स्ट अलॉय है, 7% ऑफ फर्स्ट अलॉय इज इक्वल टू, ये फर्स्ट अलॉय को मैंने F लिख दिया, 7% ऑफ फर्स्ट अलॉय इज इक्वल टू 5% ऑफ फाइनल मिक्सर। F बटे में फाइनल क्या आ जाएगा? 5:7। ठीक है, यानी कि F फर्स्ट अलॉय अगर 5 यूनिट की है, इसका वेट अगर 5 यूनिट है, तो इसका वेट भाई साहब 7 यूनिट है, तो इसका वेट जो भाई साहब 2 यूनिट है कि नहीं? फर्स्ट अलॉय के अंदर सेकंड अलॉय मिली तभी ये फाइनल अलॉय बनी। तो अगर इसका वेट 5 यूनिट है, इसका वेट 7 यूनिट है, तो उसका वेट 2 यूनिट होएगा, क्योंकि पहले अलॉय के अंदर जितना भी वेट है उसका सेम मैंगनीज है, उसका तो वो 7% है और इसका 5% है। वैसे ये हमें डायरेक्टली दिख रहा है, पहले अगर आपने परसेंटेज अच्छे किया है कि 5 और 7, ये 5 है ये 7, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, ये समझाने के लिए लिखा है। क्लियर है? ओके जी, तो अब ये क्या पूछ रहे हैं आपको? इस अलॉय और इस अलॉय के वेट का रेशियो मिल गया 5:2। अब वो जो भी पूछेंगे हम बता सकते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ब्रॉन्ज इन द सेकंड अलॉय? सेकंड अलॉय के अंदर ब्रॉन्ज कितना है?
तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो 5 यूनिट है, उसके अंदर ब्रॉन्ज 90 है, 2 यूनिट के अंदर ब्रॉन्ज मैंने x मान लिया, तो 5 और 2 7 यूनिट के अंदर ब्रॉन्ज 85 है, तो 5 इंटू 90 450 प्लस 2 इंटू एक्स 2x इजिकल टू 7 इंटू 85, 7 5 35, 7 8 56 और 3 ये, तो 450 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 145, 2x की वैल्यू इतनी होगी डिवाइडेड बाई 2, ये x की वैल्यू होगी 72.5। क्लियर? या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर ब्रॉन्ज के ऊपर हमने लगाना है, इसके ऊपर फोकस करना, ऐसे एलिगेशन लगा हुआ है, यहाँ पर ये ब्रॉन्ज है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ब्रॉन्ज को, ठीक है, इसके अंदर ऐसे एलिगेशन लगा हुआ है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, उस कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। मुझे पता है कि इस एलॉय की क्वांटिटी है 5, इस एलॉय की क्वांटिटी है 2, तो यहाँ का डिस्टेंस मुझे पता है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है 15, सॉरी 5 यूनिट डिस्टेंस है, 5 यूनिट, इस 5 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 5/2, 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी ये 12.5, यहाँ का डिस्टेंस 12.5 है। अब देखो ये इससे ये बड़ा है तो वो छोटा होगा, 85 में से 12.5 घटा दो तो ये 72.5 आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई गम नहीं है, ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं एग्जैक्टली ये क्वेश्चन, वैसे आ भी सकता है बट यहाँ पर दो कंसेप्ट का मिक्सचर है। एडवांस मैथ के अंदर जो इक्वेशंस चैप्टर है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो कंसेप्ट मिक्स किया गया है वेटेड एवरेज के साथ। ठीक, मैंने बता दिया है क्या मिक्स किया गया है, वो आप निकालने के एबल होने चाहिए अगर वो चैप्टर आपने देखा है तो। ठीक है, ट्राई करो, मैं तो बता ही दूंगा। ए मर्चेंट बायस 80 आर्टिकल्स ईच एट ₹40, और प्रॉफिट एंड लॉस, वेटेड एवरेज और इक्वेशंस, ये 3 चैप्टर मिलाकर एक क्वेश्चन बना। ए मर्चेंट बायस 80 आर्टिकल्स ईच एट ₹40, he sells n of them at a profit of n%, n आर्टिकल n% प्रॉफिट पर बेचे। ओके, एंड द रिमेनिंग, टोटल आर्टिकल कितने थे जी 80 थे, तो रिमेनिंग कितने हो गए 80 माइनस n, तो रिमेनिंग आर्टिकल हैं वो 100 माइनस n, इतने % प्रॉफिट पर बेचे। ओके, व्हाट इज द मिनिमम प्रॉफिट, तो मिनिमम प्रॉफिट द मर्चेंट कुड हैव मेड ऑन दिस ट्रेड, मिनिमम कितना प्रॉफिट उसने बना लिया होगा, या मिनिमम प्रॉफिट की क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखो सबसे पहले तो आप प्रॉफिट निकालोगे, मिनिमम प्रॉफिट को छोड़ो, सबसे पहले तो आप ये निकालोगे कि भैया प्रॉफिट को क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, फिर उसकी वैल्यू को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, उसको न्यूनतम करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉफिट को क्या रिप्रेजेंट करेगी, इतने आर्टिकल पर इतने % का प्रॉफिट, इतने आर्टिकल पर इतने % का प्रॉफिट। ओवरऑल आप क्या निकालोगे n इंटू एन प्लस दिस इंटू दिस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई मैं वैसे ही कर दूं, n इंटू एन, एन स्क्वायर डायरेक्टली कर दूं, ऐसे लिखने की क्या जरूरत है, माइनस 180n प्लस 8000, ठीक है, डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस 80। तो अगर आपको प्रॉफिट % निकालना है, इतने आर्टिकल पर इतने %, इतने आर्टिकल पर इतने %, तो ओवरऑल कितने % हुआ, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, तो ये क्या है, ये है प्रॉफिट, वो भी परसेंटेज में, और मुझे क्या निकालना है रुपए में मिनिमम। तो प्रॉफिट इतना होगा, इतने % होगा, इतने % किसका, जो भी उसने रुपए लगाए उसका। उसने कितने रुपए लगाए हैं 80 आर्टिकल हैं, हर एक आर्टिकल 40 का खरीदा है, तो 80 इंटू 40, उस भाई साहब ने 3200 रुपये लगा रखे हैं, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, इसका इतना %। अब मुझे इसका अगर इतना % निकालना है तो उसके 1% को इससे मल्टीप्लाई कर दूं। आपने किसी चीज़ का 10% निकालना है तो 1% से 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 20% निकालना है तो 1% को 20 से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो मैंने इसके 1% से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये रुपए में आ गया प्रॉफिट। अब मुझे इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो अभी निकालते हैं इसे। तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 2/5 को बाहर ले लो, ठीक है, ये 2n, अच्छा ये n इंटू एन, n स्क्वायर है, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, तो हर एक जगह से मैंने 2 कॉमन भी ले लिया, तो अंदर बच गया जी n स्क्वायर माइनस 90n प्लस 4000। मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो देखो ये तो भाई साहब फिक्स है, 4/5 ही रहेगा, धरती पर जाओ, मार्स पर जाओ,
जुपिटर पर जाओ, है इसकी वैल्यू घट बद सकती है बिकॉज ये तो कांस्टेंट है 4/5 n के ऊपर बेस्ड। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर एक कंसेप्ट काम आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी मिनिमम वैल्यू तब अचीव करती है जब यहाँ पर n की वैल्यू होएगी सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ रूट्स यहाँ पर क्या आ रहा है 90 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू जो 45 होएगी इक्वेशन में हम पढ़ेंगे, तो ये अपना मिनिमम वैल्यू अचीव करेगी। तो n की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ 45, ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 45 इंटू 45 का स्क्वायर तो 2025, 45 एंड में 5 है। 90 इंटू 45 देखो तो 90 होता है 45 इंटू 2, तो 45 इंटू 45 इंटू 2, तो 45 का स्क्वायर यहाँ पर 2 बार आया, यहाँ पर 45 का स्क्वायर 1 बार आया, तो एक बार ही नेगेटिव वाला बच जाएगा। आप यहाँ पर 45 रख ही सकते हो, मैं अपने तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। और प्लस का 4000 है, तो 4000 में से 2000 गया 2000 में से ये गया 1975, तो ठीक है। 5 से अगर मैं इसको काट दूँ, 5 दिए 15, 5 में 45, 5 5 25, 4 5 20, 4 में 36 और 2 38, 3 80, यही होएगा अपना आंसर। 80 एक ही के पीछे है, ठीक है। 4 दिए 12 और 3 15, 1580, ठीक है। क्लियर है? ये बताओ, ए पर्सन इन्वेस्टेड ए टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 15 लाख, ए पार्ट ऑफ इट वॉज इन्वेस्टेड इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट अर्निंग 6% एनुअल इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग अमाउंट, तो कुछ पार्ट उसने एफडी में डाल दिया जिसके ऊपर उसको रेट मिल रहा था 6%, और कुछ रिमेनिंग पार्ट है वो उसने 2 जगह डाल दिया, ठीक है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन 2 अदर डिपॉजिट्स, 2 अदर डिपॉजिट में डाल दिया इन दिस रेशियो, अर्निंग एनुअल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% एंड 3%। यहाँ पर उसको 4%, यहाँ पर उसको 3% रिटर्न मिल रहा था। जो बाकी का पार्ट है वो 2:1 रेशियो में बांटा, ओके। इफ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज दिस मच, अगर टोटल एनुअल इंटरेस्ट इतना है तो आप बताओ देन द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 4% वाज, तो 4% पर जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो कितना है, ठीक है। तो मैं एक बार पूरी चीज़ आपको समझाऊं कि हम इसको करेंगे कैसे, कैसे अचीव कर सकते हैं। देखो एफडी में जो डाला उसके ऊपर कितना ब्याज मिल रहा है 6%, जो रिमेनिंग है उस पर कितने % ब्याज मिल रहा है निकाल सकते हैं, बिकॉज जो रिमेनिंग है वो 2:1 रेशियो में है, तो 2 × 4 1 × 3 बटे में 2 + 1, 2 हिस्सों पे 4%, 1 हिस्से पे 3%, इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ की परसेंटेज भी निकाल सकते हो, जी हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओवरऑल की परसेंटेज निकाल सकते हो, ईजी है क्या निकालनी, ओवरऑल की भी निकाल सकते हैं। 76,000 ब्याज मिल रहा है, 15 लाख का कितना % है, जी हाँ सर इसको डिवाइड मार देंगे उसके 1% से, पता लग जाएगा कितने % है, जी हाँ निकाल सकते हैं। तो आपको इसका रेशियो मिल जाएगा, जी हाँ, और इसके अंदर दोनों पार्ट्स का रेशियो ऑलरेडी पता है, जी हाँ, तो अभी निकाल देंगे। मेरे बताने से पहले ट्राई करो, मेरे बताने से पहले कैसे कर सकते हो बता तो दिया मैंने, ट्राई करो मेरे करने से पहले। देखो तो 2 पार्ट के ऊपर रेट है जी 4%, तो 2 चौके 8, एक पार्ट के ऊपर है 3%, तो 3 2 और 1 3, 11/3%। तो यहाँ पर जो उसको ब्याज मिल रहा है दैट इज 11/3%। ओवरऑल जो उसको ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है अभी देख लेते हैं। उसको 76,000 ब्याज मिला है 15 लाख पर, तो 15 लाख का 1% है 15,000, ठीक है। देखो लाख जो है 100,000 मिलके 1 लाख बनता है, 1 लाख 1% 1,000 है, 100 लाख मिलके 1 करोड़ बनता है। तो कभी भी परसेंटेज निकालना हो 15 लाख का 1% 15,000, 15 करोड़ का 1% 15 लाख, ठीक है। तो 1% 15,000, तो ये ओवरऑल इतने % उसको ब्याज मिला है। 76/15 यहाँ लिखने से पहले क्या आप मुझे इजाज़त देते हो मैं तीनों को 15 गुना कर दूँ, 15 × 6 = 90, इसको 15 गुना करूँगा तो 55 आ जाएगा, इसको 15 गुना करूँगा तो 76 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल लें, तो 6 में 5 के 1, 7 में 5 के 2, 21, ऐसे गुणा कर, ऐसे डिफरेंस निकाले 14, तो 7 × 21, 7 दूनी 14, तो 3:2 रेशियो है भाई साहब। यहाँ पर 3 रुपये लगाए तो यहाँ पर 2 रुपये लगाए, लेकिन यहाँ पर इस रेशियो के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि भाई साहब 3 रुपये लगाए, इसकी वैल्यू यहाँ के अकॉर्डिंग 3 है, यहाँ के अकॉर्डिंग 2 है, तो काम करते हैं 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से इसको, तो 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6,
और 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो अब आप यूज़ कर पाओगे, देखो 4 और 2 की वैल्यू 6। तो अब आप पहले यहाँ पर 9 रुपये लगाए, तो यहाँ पर 4 लगाए, यहाँ पर 2 लगाए, आपको रेशियो मिल गया। अब वो बोल रहे हैं कि भैया 4% पर कितने रुपए लगाए थे, तो 4% पर ये लगाया था, ये वाला हिस्सा। 15 लाख को इस रेशियो में बांटा उसने, 9 और 4 13 और 2 15, 15 लाख, 15 ही बन गया, एक्चुअल में 15 लाख है, यानी कि यहाँ पर 4 लाख रुपए उसने लगाए 4% पर। ठीक है जी, क्लियर? ये बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। A sum of rupees 52,000 is invested in 3 schemes of simple interest. The annual interest rates are this and this. Okay. 19,000 were invested in the first scheme and a total interest earned after 5 years is 19,000 फर्स्ट में हो गए, बाकी 2 में मुझे पता लग गया, ओवरऑल मुझे पता लग गया, इनका रेशियो पता लग जाएगा। हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड इन द थर्ड स्कीम, तो थर्ड स्कीम में भी पता लग ही जाएगा। ठीक है जी, तो करेंगे कैसे वो मैं सोच रहा हूँ। चलो डायरेक्टली करना स्टार्ट करते हैं। मतलब कि 2 ऑप्शन है हमारे पास, कन्वेंशनल मेथड से चलते रहें या शिफ्टिंग वाले से करें, वो वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो देखते हैं करके। तो टोटल 52,000 रुपये लगाए हैं उसने 3 स्कीम्स के अंदर। एक पर उसको 8% मिल रहा है, एक पर 15%, एक पर उसको 11%। तो उसने क्या बताया है, 19,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं फर्स्ट पे, यानी कि 8% वाली स्कीम में उसने 19,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। तो आपको ये पता है कि 15% और 11% इन दोनों स्कीम्स में मिलाकर कितने इन्वेस्ट किए आपको पता है, अलग अलग नहीं पता, मिलाकर पता है, क्योंकि आपको टोटल रुपए पता है 52,000। 52 में से 19 घटाना जरा। अब 52 में से 19 घटाने से पहले एक टेक्निक बताऊं, दोनों के अंदर एक एक जोड़ दो, तो इनका डिफरेंस निकालना है, एक एक जोड़ देंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो ये 20 बन जाएगा, ये फर्क पड़ जाएगा। तो 53 माइनस 20 33,000 ईजी रहता है घटाना। तो इन दोनों स्कीम्स पर मिलाकर 33,000 रुपये इन्वेस्ट किए जी, और मुझे इनका रेशियो पता ही है, और ओवरऑल जो अपना इंटरेस्ट है वो कितना बन गया, टोटल इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल में इतना इंटरेस्ट बना। मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, 5 5 25, अलग से ही डिवाइड कर लेंगे, 5 5 25, 3 5 6 30, 5 3 15, ओवरऑल 1 साल में इतना इंटरेस्ट बन रहा है। मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 साल का ब्याज है। तो इसको 8% यहाँ पर 8 + x में मान लूँ, ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर मैं इनका रेशियो निकाल लूँगा, वो बेटर रहेगा, शिफ्टिंग वाला बेटर रहेगा। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते थे, 2 या 3 तरीके से कर सकते थे। मैं आपको सब कुछ एक बार बता दूं, मैं सोच क्या रहा था, मैं क्या डिसाइड कर रहा था। देखो यहाँ पर 8% ब्याज मिल रहा है, यहाँ पर मुझे पता नहीं कितने परसेंट मिल रहा है, मुझे वही निकालना है कि यहाँ पर कितने परसेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है मैं वो निकाल सकता हूँ। एक तो 5630 इज वट परसेंट ऑफ दैट वैल्यू, बिकॉज मुझे इनका रेशियो पता है, तो मैं वेटेड एवरेज लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ। मान लो यहाँ पर मुझे कुछ भी 10% आ गया सपोज, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे एलिगेशन लगा सकता हूँ। मुझे इन दोनों का रेशियो पता है 19:33, कि यहाँ का जो गैप है अगर वो 33 यूनिट है, तो यहाँ का गैप 19 यूनिट है, और मुझे ये पता लग जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, तो ये एक मेथड हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं वेटेड एवरेज लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। देखो 19 हिस्सों पर मुझे ब्याज मिला 8%, 19 × 8 प्लस यहाँ पर मुझे ब्याज मिला x%, तो 33 × x। ध्यान से मेरी बात को सुनते रहो बस। 19 और 33, 52 हिस्सों पर मुझे ब्याज मिला, ये कितने परसेंट है वो मैं लिख दूंगा, वो मैं निकाल सकता हूँ। उसका वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, मैं आपका दिमाग को चलवा रहा हूँ बस। x की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज x की वैल्यू 12 आ गई, तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल लोगे, इन दोनों का रेशियो मिलते ही 33,000 को उस रेशियो में तोड़ के उत्तर बता दोगे। ठीक है जी, हाँ जी सर ऐसे हो सकता है। तीसरी जो मैं चीज़ सोच रहा था, वैल्यू पर क्या डिपेंड करती है, मैं ये सोच रहा था कि शिफ्टिंग से कर लें इसको, मतलब हम इसको ऐसे कर लें जैसे हम करते थे कि यहाँ पर 8% ब्याज मिल रहा है, यहाँ पर 11% और 15%, तो 11% से ज़्यादा रेट रहेगी, 15% से कम, ये तो श्योर है। तो मैंने इसको मान लिया कि 8 + x% यहाँ पर रेट है। मुझे पता नहीं x की वैल्यू क्या है, बट 8 + x% यहाँ पर रेट।
ठीक है, तो ओवरऑल इतना ब्याज मिला है, तो हर एक सारे मनी पर 8% तो मिला ही है। हाँ जी सर 8% तो मिला ही है, उसके अलावा X% एक्स्ट्रा ही मिल रखा है। ठीक है सर, तो ये किसके बराबर है, सारे मनी पर 8%, तो उसका 8% कितना होगा भाई, उसका 1% है 520, वो मैं घटा रहा हूँ। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 41, 1470। ये क्या है, दिस इज X% ऑफ वट, X% ऑफ 33,000। तो 33,000 का X%, 33,000 का 1% कितना है 330, 330 इंटू एक्स है ये, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, एक्स की वैल्यू मिलते ही फिर कुछ बचेगा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। 11 से कट रहा है क्या ये, नहीं कट रहा, 3 से तो कट ही रहा है, 3 से 11 पर 3 के 12, 3 ने में 27, 49/11, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 49/11। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 11 चौके 44, 4 5/11। ठीक है, तो 8 और 4 12, 12 5/11%, 12 5/11% दर है यहाँ पर ब्याज की। तो 11 से इसका गैप देखूँ, 11 से अगर मैं इसका गैप देखूँगा तो 15/11, और 15 से इसका गैप देखूँगा, 15 में से 13 घटाऊँगा 26/11। ठीक है, अब तो सब कुछ आया पड़ा है जी। देखो मैं एक क्वेश्चन का आपको एक मेथड में रटवा नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद नहीं रट के रखता कि इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स के सामने ऐसे करके दिखा देंगे। एक कैटेगरी के क्वेश्चंस को ऑफ कोर्स मैं लेवल वाइज रखता हूँ, अरेंज अच्छे तरीके से आपके सामने बेस्ट पॉसिबल वे में अरेंज करके रखता हूँ, बट एग्जाम में एक तरह के क्वेश्चन को देखकर आपका दिमाग एक ही तरह नहीं चलेगा। जो बिल्कुल ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है उनको देखकर तो चलेगा ही, इसीलिए आपके दिमाग को जब एग्जाम के अंदर 2-3 तरह के कंसेप्ट को मिक्स कर दिया गया है तो क्या होएगा, तो एक फिक्स तरीके से नहीं चलेगा आपका दिमाग, और एक क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका भी नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको हर एक तरह का तरीका यहाँ पर बता रहा हूँ, आपके दिमाग को चलवा रहा हूँ, तो ध्यान से समझने की कोशिश करते रहो। ठीक है, मेहनत बेस्ट कंटेंट देने की मैं कर रहा हूँ, आप उसको सीखने की मेहनत करते रहो बस। ठीक है, तो 11 कम 11 और 5 16/11, 11 दूनी 22 और 6 28/11, 11 से 11 कट गया, 4 चौके 16, 4 7 28, 7 और 4 11, 11 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है 33,000, 11 का 3 गुना। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड इन थर्ड स्कीम, थर्ड स्कीम बोले तो इसके अंदर 7 और 4 11 का 3 गुना, तो 7 का 3 गुना 21,000, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है जी, ये बताओ। शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एज 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से 150% ऊपर मार्क नहीं किया, 150% मार्क किया, तो मार्कअप कितना हो गया 50%। ठीक है जी, मार्कअप 50% हो गया, 50% ऊपर मार्क कर दिया उसने। स्कीम ए, ही हैज़ 2 स्कीम, स्कीम ए एक उसके पास है, यू कैन परचेज 1 आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, एक आर्टिकल खरीद लो डिस्काउंट 20% का मिल जाएगा। स्कीम बी है, 2 आर्टिकल खरीद लो 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, ही सोल्ड 80% ऑफ द आर्टिकल अंडर द स्कीम बी, स्कीम बी के अंदर उसने 80% आर्टिकल बेच दिए, और स्कीम ए के अंदर उसने बाकी के 20% आर्टिकल बेच दिए, यही है ना, रेस्ट अंडर स्कीम ए। तो ओवरऑल प्रॉफिट, तो भैया 20% आर्टिकल इस स्कीम के अंदर बेच दिया, 80% इसके अंदर, तो स्कीम ए में कितना प्रॉफिट है पहले ये देखना पड़ेगा। तो बताओ कितना प्रॉफिट है, 50% मार्कअप है, उसके बाद 20% का डिस्काउंट है, तो बता दो 50% मार्कअप यानी कि 3/2, 20% का डिस्काउंट यानी कि 4/5, तो 6/5, 20% का प्रॉफिट है, 1/5 प्रॉफिट है। मैं इसको परसेंटेज में लिखूंगा या फ्रैक्शन में, वो डिपेंड करता है अगला किस में आएगा, उस हिसाब से करेंगे। स्कीम बी का प्रॉफिट देख लेते हैं भाई, 50% मार्कअप है यानी कि 3/2, और डिस्काउंट कितने का है 30% का है। हाँ, अब यहाँ पर कई बच्चों को डाउट होगा, परचेज 2 आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 30% ईच, तो सर यहाँ पर 60% डिस्काउंट हो गया क्या? नहीं, मैं आपको ये बोलूँ कि आप 1 किलो चीनी ले लो और मैं आप पे 20% डिस्काउंट कर रहा हूँ, तो ठीक है आप ले जाओगे 80% प्राइस में चीनी। अब मैं बोल रहा हूँ 2 किलो चीनी ले लो, मैं 20% डिस्काउंट कर रहा हूँ, तो फिर भी 20% डिस्काउंट पर ही लेकर जाओगे, ज़्यादा चीनी ले ली बस आपने। डिस्काउंट परसेंटेज है ना, कि मैं 100 की जगह 80 रुपये ले रहा हूँ, तो पहले 1 किलो चीनी का जो रेट बनता था उसका 80% आपने दिया,
अब 2 किलो चीनी का 80% दिया, दे तो 80% ही रहे हो ना, वो बस ज़्यादा चीज़ों के दे रहे हो। तो बस इन्होंने ये किया है, 2 चीज़ें खरीद रहे हो तो डिस्काउंट ओवरऑल 30% वो दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, 2 आर्टिकल या 1 आर्टिकल। तो यहाँ पर डिस्काउंट है 30%, तो 7/10 भाई 21/20 ये होगा ना। हाँ जी, तो 1/20 यानी कि 5% का डिस्काउंट, तो ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर 5% का प्रॉफिट और यहाँ पर 20% का प्रॉफिट। नंबर मैटर नहीं करता, 20 से कम 20, 20 चौके 80, सिर्फ रेशियो चाहिए 1 × 20, 20, 4 × 5, 20, 1 और 4 5, ओवरऑल 40/5, 8% के प्रॉफिट पर वो बेच रहा है, बेच दिया है। ठीक है, सतीश बाइज 2 आर्टिकल्स, टाइप ए एट ₹2800, टाइप बी एट ₹8400। 2 आर्टिकल खरीदे भाई। टाइप ए का आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है इतना, टाइप बी के आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है इतना। एक तो चीज़ आपको डायरेक्टली दिख रही होगी, 28 × 84, 28 का पहाड़ा मैंने आपको याद करने के लिए कभी नहीं बोला है, बट 27 × 81, 28 × 84, 26 × 78, ये छोटी मोटी चीज़ें। इंटू 2 × 3 तो आप 30 तक कर लो, 29 × 87, 30 तक आप क्या करो, इंटू 2 एंड इंटू 3 रट दो। 25 तक तो पूरे पहाड़े, 25 तक तो पूरा आपको 10 तक याद आना चाहिए। 30 तक आपको 26 दूनी 26 थी, 27 दूनी 27 थी, 28 दूनी 28 थी। मेरे को वैसे याद हो गया, आपको याद होना चाहिए, ये बार बार यूज होता है। ठीक है, ठीक है जी। ही सोल्ड टाइप ए आर्टिकल एट X% प्रॉफिट। टाइप ए आर्टिकल पर उसको X% प्रॉफिट हुआ, और टाइप बी आर्टिकल पर उसने क्या किया, उसने पहले तो मार्कअप मार दिया 2x% का, 2x% अबव द कॉस्ट प्राइस, फिर X% का डिस्काउंट दे दिया। तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट डिपेंड करता है, प्रॉफिट या लॉस, कि भैया मार्कअप जो आपने कर दिया और उसके बाद जो डिस्काउंट दे दिया, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। कितना मार्कअप किया फिर डिस्काउंट किया, ओवरऑल जो चेंज होता है वो होता है प्रॉफिट या लॉस। क्योंकि पहले आप कॉस्ट प्राइस को बढ़ा देते हो, फिर घटा देते हो, आप देते हो, फाइनली कितना चेंज आया बढ़ाने घटाने के दौरान, वही प्रॉफिट या लॉस। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो प्रॉफिट है वो कंबाइंड इफेक्ट होता है मार्कअप का और डिस्काउंट का, ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाऊंगा A+B वाला, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ वो डिपेंड करता है, मैं A+B वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला। ठीक है, 2x माइनस x, बिकॉज डिस्काउंट मीन्स घटाना, प्लस माइनस का प्रोडक्ट होएगा तो माइनस, माइनस 2x² / 100। और ये काम मैं मेंटली कर सकता हूँ, सपोज आप भी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिखता, 2x - x यानी कि x माइनस x² / 50, यही चीज़ लिखिए ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके जी, तो इस केस में इतने % का प्रॉफिट हुआ भाई साहब, और ओवरऑल वो बोल रहा है मुझे इतने का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ x की वैल्यू बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका रेशियो हमें पता है, 28 से कम 28 थी ये, एक हिस्से पर प्रॉफिट हुआ x%, तो 1 × x, प्लस 3 हिस्सों पर प्रॉफिट हुआ इतना, यानी कि 3x माइनस 3x² / 50, 3 से इसको गुणा किया, इक्वल टू 4 हिस्सों पर प्रॉफिट हुआ उतना, तो 4 × x - 6 यानी कि 4x - 24। एक हिस्से पर इतना, 3 हिस्सों पर इतना, पूरे 4 हिस्सों पर उतना, तो 4 × 30, ये इक्वल होना चाहिए। अब इसको सोल्व करेंगे, 3x और x 4x, तो 4x हो जाएगा कट। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव गया, 3 × 8 = 24, 25 × 8 = 400, x² = 400, देयरफॉर x = 20, तो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन करने का दिल कर रहा है, चलो आपके दिल की बात सुन ली गई है पहले ही, बताओ। मोहन बाय बुक एंड ए टेबल फ्रॉम ए शॉप, ही परचेज ए बुक एट 1000 रुपये। उसने बुक खरीदी 1000 रुपये की, और उसने टेबल खरीदा 2000 रुपये का। ठीक, ही सोल्ड ए बुक एट X% प्रॉफिट, बुक पर उसको फ़ायदा हुआ X% का। और लास्ट क्वेश्चन की तरह उसने पहले 2x% मार्कअप किया, फिर उसके बाद X% डिस्काउंट दिया, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2x - x यानी कि x माइनस 2x × x बटे 100, x² / 100, सॉरी 2x² / 100 यानी कि x² / 50,
यहाँ पर उसको इतने % का फ़ायदा हुआ, ओवरऑल उसको फ़ायदा हो रखा भाई साहब इतने का। तो एक्स की वैल्यू बता, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1000 एकम 1000, 1000 दूनी 2000, 1000 का टेबल भी याद है मुझे, देखो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मैथ, ठीक है। 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 2 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 50, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है, इस इक्वल टू 3 हिस्सों पर उतना प्रॉफिट, 3x। अगर मैं 3 से इसको गुणा करूँ तो एक्चुअल में है क्या, ये है 5 प्लस 1/3, इसके सामने ऐसे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो 3 5 है 15, और 3 इंटू 1/3 1, तो 15 और 1 16 है गए, है ना, -16, ठीक है। अब फिर से 3x कट गया, ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव गया, 25 यहाँ पर जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 16, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 16, 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो एक्स इज इक्वल टू 20। ये तो बिल्कुल ही पहले जैसा क्वेश्चन निकला, उत्तर भी सेम निकला। देखो आपकी दिल की बात को कितने अच्छे से सुन पा रहा हूँ मैं, ये बताओ। जस्ट प्रैक्टिस के लिए लास्ट के क्वेश्चन आपने देखे होंगे बीच में, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा के, ये मॉडरेट से क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। 2 containers have mixtures of milk and water respectively in the ratios 3:2 and 6:5. In what ratio should the containers be mixed so that the ratio should be this? एक कंटेनर के अंदर ये रेशियो है, एक कंटेनर के अंदर ये रेशियो है, किस रेशियो में मिक्स करूँ कि ये रेशियो आ जाए, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन एलिगेशन का। एक कंटेनर के, अब हम एक चीज़ पकड़ेंगे कि पहले कंटेनर के अंदर दूध कितना है, पहले कंटेनर के अंदर दूध है जी 3/5, दूसरे कंटेनर के अंदर 6/11, दोनों को मिलाने पर क्या हो गया 4/7। ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए लिया, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस हो जाएं तो नीचे हम 5, 7 और 11 को एलिमिनेट करेंगे, तो 5, 7 और 11 का एलसीएम यही होएगा। ये तो ऐसे नंबर हैं जिनमें कुछ भी कॉमन है नहीं, ऐसे केस में इनका एलसीएम ये आएगा, जब आप 5, 7 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होएगा, यहाँ पर 5 कट जाएगा, यहाँ पर 11, यहाँ पर 7, तो आपको डायरेक्टली ये लिखना आना चाहिए क्या, कि जब हम इनको काटेंगे तो यहाँ पर 5 के अलावा बाकी के 2 नंबर आएंगे, यहाँ पर 11 के अलावा 5 और 7 बाकी के 2 नंबर आएंगे, यहाँ पर 7 के अलावा 5 और 11 बाकी के 2 नंबर आएंगे। अब इनको सोल्व करते हैं भाई, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, ये नहीं है कि मैं वैसे ही बना के ला रहा हूँ। तो इट इज़ 231, 210, अगर आप राइट तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो देखो 21 इंटू 11 231, 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है, 6 5 30 7, 5 चौके 20 इंटू 11 220, यहाँ पर आ गया जी 10, यहाँ पर आ गया मेरे भाई 11, 10:11 रेशियो में मिलाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। As our Earth covered 71, as our Earth is covered 71% with water, and this percentage for northern hemisphere is 58%. Find what percent of the southern hemisphere is not covered with water. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर हेमिस्फीयर को इंक्लूड कर दिया, तो पहली बार अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। मैं इसको बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए। बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। क्या सिंपल सी बात है कि हमारी अर्थ जो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक मिक्सर है उसके अंदर 30% एल्कोहल है, एक दूसरा मिक्सर है उसके अंदर 50% एल्कोहल है, मैं इनको किस रेशियो में मिलाऊं कि 45% एल्कोहल हो जाए, तो आप बोलोगे भाई 5:15, यानी कि 1:3 रेशियो में मिला दो। एग्जैक्टली सेम काम है, जो फाइनल मिक्सर बना है वो पहले और दूसरे मिक्सर के मिलाने से बना है। सेम ऐसे ही ठीक इसी प्रकार कवि कहना चाह रहा है कि हमारी जो अर्थ है वो बनी है नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध से। हमारी जो अर्थ है वो ऐसे बनी है, ये उत्तर वाला हेमिस्फीयर है और ये, इन दोनों को ऐड करके हमारी अर्थ बनती है। अगर मैं आपको ये बोल दूं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन कि नदर्न हेमिस्फीयर जो है उसके अंदर 30% वो है, क्या बोलते हैं, पानी, 30% हिस्सा पानी से गिरा हुआ है। सदर्न हेमिस्फीयर, अब ये नहीं है, कई बच्चे बोलेंगे कि ये वाला एरिया भी तो है, भाई उसने धरती को काट के ऐसे नहीं बताया है, ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है ये वाला एरिया भी है तो आप किराया देकर एक डंडा लेकर आओ, मैं आपको डंडा मार दूंगा, दिमाग के नीचे खोल दूंगा।
इतनी बंद हैं तो मैं खुद भी डंडे में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा आपको पीटने के लिए, ठीक है। चलो जस्ट जोकिंग, मतलब कि इसको इग्नोर करें, धरती को काट कर थोड़ी बोलेगा। तो देखो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर 30% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, और यहाँ पर मान लो कुछ भी, अभी यहाँ का तो वो क्या बताएगा, चलो मैं यहीं का बता देता हूँ। यहाँ पर 40% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, तो पूरी धरती पर कितने % हिस्सा पानी से घिरा हुआ होगा? तो उसके लिए हमें चाहिए रेशियो नदर्न हेमिस्फीयर का और सदर्न हेमिस्फीयर का, और ये दोनों होते हैं इक्वल, तो इनका रेशियो होता है 1:1। इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है उसका रेशियो होता है 1:1। बिकॉज बिल्कुल सेम रेशियो है, तो इसलिए इनके एग्जैक्टली बीच में पूरी धरती को अगर मैं देखूंगा तो 35% पानी से घिरी हुई है, तो इनका रेशियो 1:1 आपको बाय डिफॉल्ट मानना होता है, दिया नहीं होता, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। बस यही है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। देखो अवर अर्थ इज कवर्ड विद 71% वाटर। अर्थ बनी कैसे? अर्थ बनी है नदर्न हेमिस्फीयर प्लस सदर्न हेमिस्फीयर इज इक्वल टू अर्थ। ये दोनों 1:1 रेशियो में है। ये एक हिस्सा यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये 2 यूनिट है अर्थ, ठीक है। इसने क्या बताया कि पूरी अर्थ पर परसेंटेज है 71%। और अर्थ इज कवर्ड 71% विथ वाटर। हाँ एक और बात, वो कभी ये बता देगा इतने % वाटर है, इतने % लैंड है। एक ही चीज़ लेना, या तो तीनों जगह वाटर लेना या तीनों जगह लैंड लेना। अब देखो 30%, यही वाली परसेंटेज फॉर नदर्न हेमिस्फीयर इज 58, इसके लिए 58 है। तो बताओ भाई इसके लिए कितनी? इसके लिए मैंने x मान ली, 1 × 58 58 प्लस 1 × x x इज इक्वल टू 2 × 71 142। x की वैल्यू आई पड़ी है, बताओ कौन रोकेगा आपको? 58 से 100 तक जाने के लिए मुझे 42 चाहिए, और ये 42 आगे है 100 से, तो 42 का डबल 84%। 84 इज द आंसर। अच्छा, फाइंड व्हाट % ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर इज नॉट कवर्ड विद वाटर। वाटर से कवर्ड नहीं है। यहाँ पर ये इतने % वाटर से कवर्ड है, इतने % वाटर से कवर्ड है, तो वाटर से कवर्ड निकलेगा। 84% नहीं मारना है, मेरी तरह नहीं बनना है, ठीक है। 100 - 84 16% उत्तर आएगा। क्लियर? अब उसी क्वेश्चन के अंदर अगर उसने, ये क्वेश्चन एक्चुअल में आज तक आए नहीं है, बट ये क्वेश्चन घूमते रहते हैं और कंसेप्ट भी बिल्कुल सिंपल है, तो 2 क्वेश्चन करवा दिए, है ना। द रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर इज 1:2 फॉर द होल अर्थ। तो वही कंसेप्ट, नदर्न हेमिस्फीयर प्लस सदर्न हेमिस्फीयर इज इक्वल टू पूरी अर्थ, और इनका साइज का रेशियो 1:1 ही मानेंगे हम, ठीक है। ओके, जब तक आप इस प्लेनेट पे रह रहे हो तब तक इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे। जब आप दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट होंगे तो फिर वहाँ पर हेमिस्फीयर का क्या रेशियो डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर, द रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर इज 1:2 फॉर द होल अर्थ, ठीक है। पूरी अर्थ के लिए लैंड टू वाटर का रेशियो, तो या तो सिर्फ लैंड ले लो या सिर्फ वाटर। मैं लैंड लेना पसंद करूंगा। 1:3, 1/3। पूरी धरती पर लैंड कितनी है? 1/3। दिस रेशियो फॉर द नदर्न हेमिस्फीयर इज दिस, यही रेशियो यानी कि लैंड इज टू वाटर का रेशियो। तो लैंड कितनी है? 2/5। वो बोल रहे हैं यहाँ पर लैंड कितनी है, तो यहाँ पर मैंने लैंड के लिए फ्रैक्शन मान लिया x, तो 1 × 2/5 प्लस 1 × x इज इक्वल टू 2/3। जब आप इसको वहाँ पर जाकर घटाओगे, x की वैल्यू आ जाएगी भाई, 2/5 को यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 4/15। तो यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड जो है वो 4 है, 15 में से 4 है, तो पानी कितना होएगा? 15 में से 4 गए 11, पानी 11 होएगा। 4:11 आएगा, 4:15 मत कर देना, ठीक है। ये बताओ, कुलभूषण स्टार्टेड ए जूस सिरप प्लस वाटर काउंटर, जूस काउंटर स्टार्ट किया और जूस उन्होंने बता दिया है कैसे बन रहा है, सिरप और वाटर, ठीक। इनिशियली ही हैड 140 लीटर्स ऑफ जूस विच हैज 40% वाटर इन इट। ओके, ही सोल्ड 30 लीटर्स ऑफ द जूस, 30 लीटर जूस उसने बेच दिया, ठीक है। 140 लीटर में से अगर उसने 30 लीटर बेच दिया तो बचा कितना? 110 लीटर। तो उसके पास फिलहाल 110 लीटर जूस पड़ा है, जिसके अंदर पानी कितना है? 40%। ध्यान रहे मैंने यहाँ पर पानी लिखा है, ओके। देन ही एडिड इक्वल अमाउंट्स ऑफ सिरप एंड वाटर। तो यहाँ पर उसने कुछ ऐड किया है। क्या ऐड किया है? सिरप और वाटर, इनका मिक्सर, इक्वल अमाउंट, जितना सिरप उतना ही वाटर। तो यहाँ पर वाटर कितना है? 50%, जो भी उसने चीज़ ऐड किया है। 110 लीटर मिक्सर पड़ा था, 40% वाटर था, फिर उस एक और मिक्सर वो लेकर आया,
इक्वल अमाउंट सिरप और इक्वल अमाउंट वाटर ऐड किया, मतलब जो उसने ऐड किया उसमें 50% वाटर है, दोनों जगह वाटर लिखा है, तीसरी जगह भी वाटर लिखूंगा। देन ही एडिड, ठीक है। नाउ द रेशियो वाटर टू सिरप, वाटर टू सिरप का रेशियो ऐसा करने से बन गया है भाई साहब 3:4। तो वाटर कितना है 3/7। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडिड, तो यहाँ पर जो वाटर ऐड किया उसकी क्वांटिटी क्या है, इजीली बता देंगे। 40% की वैल्यू है 2/5, 50% की वैल्यू है 1:2, फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो 7, 5 और 2 इन सब से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, बिकॉज इनका एलसीएम क्या है, ये इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 यहाँ पर आएगा, 7 और 2 बचेंगे, 14 दूनी 28 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 और 7 बचेंगे 35, यहाँ पर मेरे भाई 5 और 2 30, ठीक है। 35 और 30 में 5 का फ़र्क, 28 और 30 में 2 का फ़र्क। अगर 110 लीटर रिप्रेजेंट करता है 5 यूनिट को, तो 2 लीटर किसको रिप्रेजेंट, 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 यूनिट की वैल्यू 110, 5 का 22 गुना, 2 का 22 गुना, 44 लीटर। तो जो भी चीज़ उसने यहाँ पर ऐड की थी उसकी वैल्यू है 44 लीटर। अब 44 मत उत्तर मार देना, उसने ये नहीं पूछा कि उसने टोटल ऐड कितना किया सिरप और वाटर, उसने पूछा उसने पानी कितना मिलाया था। उसने इक्वल क्वांटिटी सिरप और वाटर की ऐड करी थी, तो ये जो 44 लीटर ऐड किया इसमें 22 लीटर सिरप था, 22 लीटर पानी था, तो जो उसने पानी मिलाया था वो 22 लीटर था, ठीक, क्लियर है। कहीं आप खुश हो रहे हो 44 लीटर मार के, वैसा ही क्वेश्चन है यार, मैं पानी पीता हूँ शायद वैसा ही हो क्वेश्चन। वैसा ही तो नहीं है पिछले वाले जैसा, बट एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। ए लार्ज कंटेनर हैज़ 50 लीटर मिक्सर, और मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सजा कर लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, उतना ज़्यादा सजा के लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं वहाँ से पिक कर पा रहा हूँ। 50 लीटर में ये रेशो है, 60 लीटर में ये रेशो है, 5 × 10, 6 × 10, बराबर वैसे ही करते हैं। चलो फिर ठीक है, 50 लीटर मिक्सर है जिसके अंदर रेशो ये है जूस और वाटर का, और इसको ध्यान रखना कभी कभी अगले वाले के अंदर वाटर और जूस का रेशियो कर देता है। छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मगर मोटी बातें हैं ये, ठीक है। 60 लीटर जूस टू दिस ए 60 लीटर जूस एंड वाटर मिक्सर इज एडिड, सच दैट जूस इज टू वाटर रेशियो इज दिस, ठीक है। तो 50 लीटर, तो हमें तो सिर्फ रेशियो चाहिए ना भाई, 50 और 60 का, 5 और 6, तो 5 हिस्से हैं जिनके अंदर वाटर कितना है, 5 हिस्सों के अंदर, या फिर 11 में से 5, 5/11 मिक्सर, टोटल 5 और 6 11 बनेगा। तो 5/11 जो मिक्सर है उसके अंदर मैं सिर्फ जूस ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर जूस नहीं लूँगा क्योंकि आगे उसने ये बोला है कि उसने अगली स्टेटमेंट भी देखो, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। पानी पी रहा था तो मैं साथ के साथ पढ़ रहा था। आफ्टर दिस 11 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद प्योर जूस, इसके बाद 11 लीटर सोल्यूशन को प्योर जूस से रिप्लेस किया है। जैसे हम पानी से रिप्लेस करते थे तो दूध कम हो जाता था, अब हम जूस से रिप्लेस कर रहे हैं तो पानी कम हो जाएगा। तो मैं पानी के बारे में मैं निकाल लूँगा, हालांकि आप जूस के बारे में निकाल लेते तो बाद में पानी का निकल जाता, लेकिन मैं डायरेक्टली पानी का निकाल रहा हूँ। तो इसके अंदर पानी कितना है, जूस एंड वाटर, वाटर को रिप्रेजेंट करती है सेकंड वैल्यू 2/5, 5/11 में 2/5 पानी है, और 6/11 के अंदर पानी कितना है भाई, 1/3 पानी है। 2/11, 2/11, ठीक है, 4/11, तो पानी जो है वो 4/11 है। पूरे जूस के अंदर 4/11 पानी है, तो इन दोनों को मिलाकर जो मिक्सर बना उसके अंदर, तो 50 लीटर और 60 लीटर 110 लीटर बनेगा। 110 लीटर के अंदर 40 लीटर पानी है, 11 कट गया 40 लीटर। अब इसने ये बताया है कि पूरा मिक्सर निकाला और उसको जूस से रिप्लेस कर दिया, तो आप जूस से रिप्लेस कर रहे हो तो जो दूसरी चीज़ है वो उसी कंसेप्ट के हिसाब से घटेगी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसने 11 लीटर निकाला, उसने पूरा मिक्सर कितना निकाला, 11 लीटर, कितने में से, 110 में से, तो उसने 1/10 निकाल लिया। तो अगर आप 1/10 मिक्सर निकाल रहे हो
तो जूस भी 1/10 हो जाएगा, पानी भी 1/10 हो जाएगा। सॉरी, अगर आप 1/10 निकाल रहे हो तो जूस भी 1/10 निकल जाएगा, पानी भी 1/10 निकल जाएगा, दोनों 9/10 बच जाएंगे। लेकिन बाद में आपने जूस डाल दिया तो पानी तो 9/10 ही रह गया, जूस तो आपने रिप्लेस कर दिया, तो पानी पहले से 9/10 हो जाएगा। वही कंसेप्ट यूज किया भाई। 36। अच्छा, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इसने रेशियो पूछा है, पर चलो रेशियो पूछा है तो अभी 36 लीटर पानी, इसने क्या पूछा है, रेट ऑफ वाटर टू जूस। तो 36 लीटर पानी है और टोटल मिक्सर 160 110 है, 110 में 36 गया 74, 18:37। ऑप्शन डी। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, एग्जैक्टली कितना है वो निकालने की ज़रूरत नहीं थी, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ लेता तो यहीं पर हो जाता क्वेश्चन हल। तो पानी कितना है भाई, पानी है 4/11। ओके, पानी की ये कंसंट्रेशन है, इतना है पानी। अब उसने 1/10 निकाल लिया तो पानी 9/10 बच जाएगा, जितना भी है उसका 9/10 बच जाएगा, 1/10 उसने रिप्लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 5 10, 18/55 पानी है। 55 में से 18 पानी है। अगर पानी इतना है तो जूस कितना हो जाएगा भाई, 55 - 18 यानी कि 37, 18:37। ठीक, बताओ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एप्पल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल। 16 एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि 16 का सीपी, 16 का सीपी इज इक्वल टू 10 का एसपी। तो एसपी बाई सीपी इज इक्वल टू 16/10। तो फ़ायदा कितना हो रहा है, 6 का हो रहा है 10 पर, यानी कि एप्पल बेचने पर 60% फ़ायदा। लेकिन क्या हमको ये सब लिखने की ज़रूरत है, नहीं। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कर चुके हैं। तो मैंने आपको एक छोटी ही चीज़ और बताई होगी कि जब भी इस तरह का पैटर्न आए, उसने क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एप्पल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल। तो सेलिंग प्राइस के साथ में जो वैल्यू है उसको सीपी मानना करो, होना तो वही है एंड में। 16 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10 का एसपी। देखो एसपी के सामने क्या वैल्यू रहेगी जो कॉस्ट प्राइस के साथ थी, कॉस्ट प्राइस के सामने क्या वैल्यू रहेगी जो एसपी के साथ थी। तो यहीं पर ऐसे ही देख लो, तो हमें लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो उसने बोला 16 का कॉस्ट प्राइस 10 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस के साथ जो वैल्यू है मैंने मान लिया 10 में, इसको कॉस्ट प्राइस मान लिया, इसको सेलिंग प्राइस 10 में लेकर 16 में बेच दी। 6 का फायदा 10 पर 60%, मुझे डायरेक्टली पता है एप्पल्स के ऊपर उसको 60% का फायदा हुआ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16। तो सेलिंग प्राइस ये मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया, बिकॉज सेलिंग प्राइस के साथ में ये एसपी मान लिया। 16 में लेकर 12 में बेचा, 4 का नुकसान 16 पर, 25 का नुकसान ऑरेंज पर। ये बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस किया हुआ होना चाहिए आपका पहले। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 मैंगोज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4, इसको मैंने सीपी मान लिया। 4 की लेकर 6 में बेच दी, 2 का फायदा 4 पर 50%, मैंगोज पर फायदा हो गया 50%। जी, इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो, तो जो कॉस्ट प्राइस है एप्पल ऑरेंज और मैंगो का, उनका ये रेशियो है। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है वो किस चीज़ पर होता है, वो प्रॉफिट होता है कि टोटल कितने रुपए खर्चे गए, टोटल क्या कॉस्ट प्राइस है, वो किस पर डिपेंड करता है कि उस चीज़ का रेट क्या था और वो चीज़ कितनी खरीदी। ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं। तो एप्पल उसने कितना खरीदा, एक एप्पल का रेट क्या है, एक रुपये का मान लो एक एप्पल, 1 × 1, यहाँ पर 1 रुपये इन्वेस्ट हुए। इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल रहा हूँ। एक ये जो भी है ऑरेंज का रेट है 1 और 2 ऑरेंज लाया, 2 1 = 2। मैंगो का रेट भी 2 है और 2 मैंगो लाया, 2 दूनी 4, यहाँ पर खर्चा हुआ 4। अब आप निकाल लोगे, इतने पर इतने का फायदा, इतने पर इतने का नुकसान, इतने पर इतने का फायदा। 1 × 60 60, 2 × 25 50, 4 × 50 200। मैं ये स्पीड में कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं, यहाँ पर मैं कुछ नया नहीं बता रहा आपको, है ना। 4 और 2 6 और 1 7, तो 60 में से 50 गए 10, 210, 210/7 यानी कि 30% इज द आंसर। ऑप्शन बी। बताओ भाई। अनिल बाइज 12 टॉयज एंड लेबल्स ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस, हर एक के ऊपर सेम सेलिंग प्राइस लिख देता है, कुछ मार्कअप कर देता है वो, ठीक है।
ही सेल्स 8 टॉयज इनिशियली एट 20% डिस्काउंट। 12 टॉय खरीद के उनके ऊपर कुछ रेट लिख दिया, ठीक है भाई। 8 टॉय के ऊपर उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, बाकी के 4 टॉय के साथ उसने क्या किया, देन ही सेल्स रिमेनिंग 4 टॉयज एट एन एडिशनल 25% डिस्काउंट। पहले उसने 20% डिस्काउंट दिया था, बाकी के 4 टॉय जब बेचे तो और डिस्काउंट दिया उसने। अच्छा, तो पहले जो डिस्काउंट दिया था वो 20% का था, पहले ही रेट 4/5 कर रखा है 20% डिस्काउंट देके, 25% का और डिस्काउंट दे दिया, फिर रेट को 3/4 कर दिया, यानी कि ओवरऑल उसने रेट को 3/5 कर दिया, यानी कि 2 का डिस्काउंट दे रहा है 5 पर, यानी कि 40% का डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पर उसने 40% का डिस्काउंट दिया। ओवरऑल उसने कितने का डिस्काउंट दिया ये हमें पता चल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, एक चीज़ पर 40% का डिस्काउंट, 2 चीज़ों पर 20% का, तो 2 × 20 40, 1 × 40 40 डिवाइडेड बाई 2 और 1 3, 80/3% का डिस्काउंट दे के बैठा है। ओवरऑल जो उसने डिस्काउंट दिया है उसकी ये परसेंटेज है, ठीक। लाइक दिस ही मेड 10% प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट बता दिया, उसका डिस्काउंट बता दिया। विद नो डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट ना दे, हिज प्रॉफिट परसेंटेज, हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वुड हैव बीन। तो देखो 3 ही चीज़ें होती हैं भाई, एक तो होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में 3 ही चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज होती है, मार्कअप की परसेंटेज होती है, और एक डिस्काउंट की परसेंटेज होती है। उसने डिस्काउंट की परसेंटेज आपको बता दी ओवरऑल, हाँ जी बता दी। उसने प्रॉफिट की परसेंटेज बता दी। मार्कअप की परसेंटेज पूछ रहा है, सर मार्कअप की नहीं पूछ रहा, मार्कअप ही पूछ रहा है। अगर वो डिस्काउंट ना दे तो कितने में बेचेगा, वो मार्कअप ही तो है, कितने % ऊपर मार्क करके। या फिर दूसरी चीज़, अगर वो डिस्काउंट आपको बता देता है, परसेंटेज आपको, प्रॉफिट आपको बता देता है, तो आपको पता है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। ऐसे कर सकते हो, दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लो। पहले वाला तरीका क्या है कि प्रॉफिट और लॉस का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है दैट इज इक्वल टू मार्कअप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटू डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। उसने ये दे दिया और ये दे दिया, इसका पूछ लिया, तो मैं इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर को इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करूंगा। ठीक, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं ये तो अज्यूम कर सकता हूँ ना, आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस देख कर यहाँ पर आ रहे हो, ऐसे एकदम से कोर्स के बीच में कहीं पर भी एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसे कोई भी चैप्टर बीच में देखना स्टार्ट कर दिया, ऐसे तो फिर हर चैप्टर में सारे चैप्टर पढ़ाने पड़ जाएंगे। तो उस ऑर्डर में देखना जिस ऑर्डर में मैं करवा रहा हूँ। तो बिकॉज ये डिस्काउंट की जो परसेंटेज है ये भाई साहब 80/3 है, गंदी सी है, तो क्यों ना इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया जाए। 20 चौके 20 पंजे, तो 4/15 इतना डिस्काउंट वो दे रहा है। तो मुझे मार्कअप परसेंटेज निकालना है। मार्कअप का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो हो जाएगा प्रॉफिट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। प्रॉफिट 10% हो रहा है, यानी कि 11/10 डिवाइडेड बाई इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 4/15 से डिवाइड मत कर देना। अगर 15 रुपये के ऊपर 4 का आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आप 11 में बेच रहे हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 11/15। 15 की चीज़ को 11 में बेच रहे हो, SP/MP इज 11/15। 3/2 मार्कअप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3/2। 2 की चीज़ के ऊपर 3 मार्क कर रखा है, 50% ऊपर मार्क कर रखा है। अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो 50% फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। इसको और भी तरीके से कर तो सकते ही है। ओवरऑल उसको फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पर भी 10% मान दूँ, यहाँ पर भी, मतलब 2 सवाल बना के कर दूँ इसके, है ना। करके देखें, क्या आगे और भी सवाल हैं तो करके देखते हैं। कि उसने 8 टॉयज जो हैं इसके ऊपर उसने 20% का डिस्काउंट दिया। तो 4 टॉयज हैं यहाँ पर, दूसरे तरीके से करके देख रहे हैं कि 2 सिचुएशन को अलग से हैंडल करके। यहाँ पर उसने 25% का एडिशनल डिस्काउंट दिया था, लेकिन ओवरऑल डिस्काउंट कितने का निकला था, 40% का निकला था, ध्यान हो तो, ठीक है। 40% का डिस्काउंट दिया, फिर भी ओवरऑल उसे 10% का फ़ायदा हो गया, यानी कि सारे चीज़ों पर 10% का फ़ायदा हो गया। मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर भी उसे 10% का फ़ायदा हुआ, यहाँ पर भी 10% का फ़ायदा हुआ। ओवरऑल ऑन एन एवरेज हर एक आर्टिकल पर उसको 10% का फ़ायदा हो गया ऐसा करने से। यहाँ पर भी 10% का फ़ायदा, यहाँ पर भी 10% का फ़ायदा। तो अच्छा, उस केस में मुझे यहाँ पर मार्कअप मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, बट दिस वॉन्ट बी फ्रूटफुल उतना, ठीक है, नहीं छोड़ो।
फिर मैं वेटेड एवरेज लगाऊंगा। पिछला वाला तरीका ही बेस्ट है, ऑप्शन सी। ओवरऑल मार्कअप कितना ज़्यादा है मैं ये देखूंगा कुल मिलाकर। मैं बता देता हूँ जो लोग समझना चाह रहे थे। मैं यहाँ पर देखूंगा मार्कअप परसेंटेज आ जाएगा क्योंकि डिस्काउंट और प्रॉफिट का है। यहाँ पर मार्कअप परसेंटेज आ जाएगा। ओवरऑल मार्कअप परसेंटेज कितना है वो देख लूँगा। 8 पर इतना, 4 पर इतना, डिवाइडेड बाई 12। देख लो। ए शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ पेन्स एट ए रेट ऑफ 24 रुपीज़ 60। 20 पेन खरीदे हैं 60 के रेट पर। तो एक पेन उसने 3 रुपये का खरीद रखा है। ठीक है भाई, 3 रुपये का पेन खरीदा। एंड द सेम नंबर ऑफ पेन, उतने ही पेन उसने खरीदे 30 पेन 40 के। तो एक पेन उसने खरीदा 4/3 रुपये का। ठीक है, सेम पेन खरीदे। आफ्टर दैट ही रियलाइज्ड दैट ही हैड बॉट ओनली 60% ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेन। कि उसने सिर्फ 60% ही खरीदे हैं, यानी कि उसने 60% पेन ही खरीदे हैं जितने उसे चाहिए थे। और ये दोनों इक्वल नंबर में हैं, ये जितने खरीदे उतने ये खरीदे। यानी कि ये जितने भी उसको चाहिए थे ये उसका 30% है, ये उसका 30% है, उसको 40% और खरीदने हैं। और जो बाकी के 40% उसने खरीद लिए 25 पेन 75 के, यानी कि एक पेन 3 रुपये का। ठीक है जी। ही सोल्ड द पेन 12 फॉर, एसपी बता दिया, प्रॉफिट और लॉस बताओ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ से आपको सीपी मिलेगा, एसपी बाई सीपी कर दो। ठीक, ओके जी। हमें सिर्फ रेशियो चाहिए होता है। ठीक है, अब ये देखो, ये 3 पेन भी 3 रुपये में खरीदे, 4 पेन भी 3 रुपये में। मैं ऐसे मान लूँ कि 7 पेन तो 3 रुपये में खरीदे, सेम ही रेट है, और 3 पेन इतने में। तो 7 × 3 21 प्लस 3 × 4/3 4 डिवाइडेड बाई 7 और 3 10, 25/10। ये आ गया जी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है जी पर पेन, ये पर पेन का कॉस्ट प्राइस आ गया। ही बॉट द रेस्ट एट, ही सोल्ड, सेलिंग प्राइस है 35/12। 12 पेन 35 के खरीदे, 35/12, कॉस्ट प्राइस है 25/10, एसपी बाई सीपी कर चुके हैं हम। प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 छिक्के 12, एक का फायदा 6 पर 16.66 प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, दैट्स ऑल। इसी क्लास के साथ, 1.5 घंटे की क्लास के साथ हमारा वेटेड एवरेज एलिगेशन मिक्सर ख़त्म होता है। ठीक, अगले टॉपिक में मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और उससे ज़्यादा वो तो ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। उससे ज़्यादा आपसे ये उम्मीद है कि भाई आप मान रहे होंगे बातों को, मेहनत कर रहे होंगे। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, आपको पता है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, मान लो आज आप पूरा दिन पढ़े, तो दिन के एंड में क्या आप इंस्पेक्टर बन गए? दिन के एंड में आप चपरासी तक नहीं बने, आपको कोई नौकरी नहीं मिली। आपकी मेहनत इकट्ठी हो रही है, आप एकदम से ही बढ़िया पोस्ट पे लग जाओगे। आपकी मेहनत क्या हो रही है? इकट्ठी हो रही है। आप इस मेहनत को स्टोर कर रहे हो। जो इंस्पेक्टर की पोस्ट, ऑडिटर की पोस्ट, या कोई भी पोस्ट आपको गवर्नमेंट में जो मिलेगी, वो कुछ ऐसी है, उसको ऐसे मानो आप ऐसे मानो कि कोई आपको ये बोल रहा है कि जैसे ही आप 100 रुपये इकट्ठे कर लोगे, एक दुकान के ऊपर एक खिलौना है, एक बच्चा क्या कर रहा है, वो रुपए इकट्ठे कर रहा है, 100 रुपये का खिलौना है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना वो रोज़ दुकानदार को 1 रुपया दे दे और उस खिलौने की टांग तोड़ के दे देगा। वो 1 रुपया दे दिया, उस खिलौने को 100 बराबर हिस्सों में बांट रखा है दुकानदार ने, उसको एक एक देता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। बच्चे को 100 रुपये इकट्ठे करने पड़ेंगे, आप बोलेंगे जी हाँ। तो यही आपका मामला है कि कुछ एफर्ट्स, कुछ मेहनत इकट्ठी होते ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो ये नहीं है कि आज पढ़ाई की तो थोड़ी सी गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अगले दिन पढ़ाई की थोड़ी सी गवर्नमेंट जॉब मिल गई। नहीं, वो बच्चा रुपए इकट्ठे कर रहा है तो उसको रुपए दिख रहे हैं, क्योंकि रुपए हैं फिजिकल। आप एफर्ट्स लगा रहे हो, आपको एफर्ट्स भी दिखते हैं कि इंप्रूवमेंट हो रही है। कभी कभी नहीं भी दिखते, कभी कभी ये भी होता है कि यार पता नहीं इंप्रूवमेंट हो भी रही है कि नहीं, रुपए हालांकि दिख रहे हैं ना। तो कभी कभी ये एफर्ट्स इकट्ठे होते हुए दिखते नहीं, लेकिन अगर आप रोज़ एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो तो बिलीव मी एफर्ट्स इकट्ठे हो रहे हैं। और जिस दिन आपका गुल्लक भर जाएगा जो आपके जॉब के बराबर होंगे, उस दिन आपकी जॉब भी लग जाएगी पेपर देने के बाद। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचो कि एफर्ट्स वेस्ट तो नहीं जा रहे हैं। एफर्ट वेस्ट नहीं जाते, लगते हैं। अगर उसके पास 90 रुपये हो गए तो सर वो खिलौना तो नहीं खरीद पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई और चीज़ खरीद लेगा, थोड़ा सा सस्ता खिलौना खरीद लेगा। सीजीएल की जॉब नहीं लगेगी, मतलब इंस्पेक्टर लेवल की नहीं लगेगी, आप उतने एफर्ट्स नहीं इकट्ठे कर पाए, ग्रुप सी लेवल की लग जाएगी।
वो भी नहीं लगेगी, CHSL में लग जाएगी, कोई और रेलवे में लग जाएगी, स्टेट एग्जाम में लग जाएगी, फिर वही लगेगी नहीं, एफर्ट्स ज़्यादा इकट्ठे करो, कर लो 100 रुपये इकट्ठे, तो वो भी लग जाएगी। ठीक, आपको एफर्ट लगाने आ जाएंगे, तो कभी भी किसी काम पर लगाए हुए एफर्ट वेस्ट नहीं जाते। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, आप मेहनत करते रहोगे तो डेफिनेटली रंग लाएगी मेहनत। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।